हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल नव्यान स्टडी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ईंट, मनके और अस्थियाँ। स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा साइट यानी स्थल। इसका सिंपल सा मतलब है कोई भी ऐसा स्थल या कोई भी ऐसी जगह जहाँ से हमें पुरातात्विक सामग्री, संरचनाएँ इत्यादि मिलती है। अमूमन ये पुरातात्विक सामग्रियाँ और संरचनाएँ हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई हैं, और जब हम इन्हें एक्सकवेशन के थ्रू यानी उत्खनन के थ्रू ज़मीन के अंदर से निकालते हैं तो वो पर्टिकुलर जगह साइट कहलाती है। जैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप है। इसमें आपको दिखाया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जोग्राफिकल यानी भौगोलिक विस्तार कितना था। अब इसमें आपको बहुत सारी जगहें दिख रही हैं, जैसे नौशारो, हड़प्पा, गनेरीवाला, मोहनजोदड़ो। तो ये सब की सब क्या हैं? ये सब की सब साइट यानी स्थल हैं जहाँ से हमें खुदाई में, उत्खनन में पुरातात्विक सामग्रियाँ मिली हैं। देन हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है टीला या मॉड। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी स्थल को या साइट को विज़िट करते हैं तो वहाँ पे हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर ज़मीन के ऊपर दिखता है, जिसे हम टीला या इंग्लिश में मॉड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस टीले का या मॉन्ड का निर्माण कैसे हुआ। तो ये जो टीला है या मॉन्ड है, इसका निर्माण मानव की गतिविधियों से हुआ है। और ये जो गतिविधियाँ थी वो 1 साल या 2 साल में नहीं, अपितु हज़ारों सालों के पश्चात हुई है। इसका निर्माण इस तरीके से हुआ है कि यदि कोई मानव समुदाय या मानव किसी एक स्थल पर रहता है तो वो अपने लिए वहाँ पर घर बनाता है। कुछ समय के बाद उसी स्थल पर दूसरा समुदाय आके या उसके आने वाले अगली जनरेशन है वो घर बनाएगी, फिर उसके ऊपर एक और अगली जनरेशन घर बनाएगी। तो इस तरीके से ये जो स्थल है उस पर इस तरीके के टीले का या मॉन्ड का निर्माण होता है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस मॉन्ड को जब हम लोग एक्सकवेट करेंगे तो इसके अंदर से मानव की जो गतिविधियाँ थी और उससे संबंधित जो कलाकृतियाँ थी उसका हमें प्राप्ति होती है। देन नेक्स्ट हमारा है लेयर। अब लेयर माने परत। तो अब आपने पहले देखा साइट यानी स्थल, यानी वो जगह जहाँ पर पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। फिर जब हम पुरा किसी स्थल पे गए तो उस स्थल में हमें इस प्रकार का एक टीला मिलेगा, और जब हम लोग टीले को एक्सकवेट करेंगे यानी उसका उत्खनन करेंगे तो उसके अंदर हमें विभिन्न परतें मिलती हैं। तो ये जो विभिन्न परतें हैं, ये परतें ही मानव गतिविधियों के साक्ष्य हैं। अब ये जो परतें होती हैं इनमें रंग, बनावट और उनमें पाई गई कलाकृतियों के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि जो सबसे नीचे वाली परत है वहाँ पे हमें पॉटरी के फ्रेगमेंट्स यानी मृदभांड के टुकड़े मिल रहे हैं, और उससे ऊपर और भी परतें हैं। तो इस तरीके से ये जो परतें हैं ये मानव की गतिविधियों का परिणाम होती है। बस ज़रूरी नहीं है कि सभी परतों में हमें कुछ मिले। कई बार कुछ परतें होती हैं जहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, उसे हम बांझ परत या स्टेराइल लेयर भी कहते हैं। अब इसका कैसे निर्माण हुआ? इसका निर्माण इस तरीके से हुआ। मान लीजिए कुछ समय तक मानव की गतिविधियाँ या मानव इस पर्टिकुलर साइट को छोड़ गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल फोर्सेस से सॉइल इकट्ठी हो गई, और नेचुरल फोर्सेस की वजह से यहाँ पे सॉइल का एक लेयर तैयार हो गया। तो वो एक ये जो लेयर है ये नेचुरल लेयर है, इसलिए हमें इसमें कोई भी अवशेष नहीं मिल रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि इस लेयर में जो सबसे पुरानी परत होगी वो सबसे नीचे होगी, और जो सबसे नई परत होगी वो सबसे ऊपर होगी। तो अगर आप इस पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आप देख रहे होंगे कि सबसे नीचे वाली परत पे हमें मृदभांड के यानी मटकों के टुकड़े मिल रहे हैं, और सबसे ऊपर ये देखिए कार लाइसेंस प्लेट मिल रही है। ये एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। इट मीन्स कार लाइसेंस प्लेट आज आधुनिक एक उपलब्धि है, जबकि मृदभांड को बनाने की उपलब्धि बहुत पुरानी है। तो इस संरचना या लेयर्स के थ्रू, परतों के थ्रू ये जान सकते हैं कि मानव ने सबसे पहले मृदभांड को बनाना सीखा होगा, और बहुत समय बाद कार लाइसेंस की प्लेट्स जारी हुई। अब जब हम लोग इन परतों को स्टडी करते हैं तो उनके अध्ययन को हम लोग स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। ठीक है। अब स्ट्रेटिग्राफी के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ पहले आई, कौन सी चीज़ बाद में आई, और उसका आधार क्या होता है उस परत में, किसी परत में प्राप्त की गई चीज़ें। देन अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कल्चर या फिर संस्कृति। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जब भी कल्चर का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लाइक वेशभूषा, खान पान, त्यौहार, भाषा। तो इन सब को सामूहिक रूप से हम लोग कल्चर का नाम देते हैं। बट जब हम लोग कल्चर को इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम लोग पुरातत्व के नज़रिए से पढ़ेंगे। तो पुरातत्व के नज़रिए से कल्चर का मतलब अलग होता है। जैसे कि लिखा है, देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, और पुरातत्वविद इसे संस्कृति
भी कहते हैं। अब संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि संस्कृति का जो शब्द है वो वस्तुओं की एक समूह के लिए करते हैं, जो अपने आप में एक विशिष्ट शैली के होते हैं और एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में और एक विशिष्ट समय अवधि के साथ के भीतर एक साथ पाए जाते हैं। अब समझ तो आया नहीं होगा, तो चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने देखा था अपने स्टार्टिंग में कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सभ्यता का एक इलाका है या जोग्राफिकल एरिया। ठीक है। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो इलाका है, इसमें बहुत सारी साइट्स हैं और ये सभी की सभी साइट्स जो एक्टिव थी वो एक पर्टिकुलर टाइम पे यानी 2600 से 1900 BCE के टाइम में एक्टिव थी। तो हमें दो चीज़ें मिल गई। पहली चीज़ मिली कि इनका एक विशिष्ट जोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक इलाका है, और एक विशिष्ट टाइम पे ये एक्टिव थी। और इस विशिष्ट टाइम पे हमें जो ये स्थल है ना इतने सारे, वहाँ पर एक समान आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो मृदभांड की बात हो, चाहे वो सील्स की बात हो, चाहे वो ब्रिक्स की बात हो, है ना। तो इसलिए जब भी एक विशिष्ट भौगोलिक इलाके में एक विशिष्ट अवधि में एक समान भौतिक अवशेष पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग एक संस्कृति बोल देते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इस पूरे इलाके में अलग अलग शहर हैं और ये सभी शहर एक विशिष्ट इलाके में है, एक विशिष्ट समय पे एक्टिव है, और इन सभी इलाकों में एक जैसी चीज़ें मिल रही हैं। इसीलिए ये हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ हड़प्पा संस्कृति भी है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट सेगमेंट ख़त्म होता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हमें पता था कि पुरातात्विक स्थल क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ ये स्थल, जिसे हम लोग हड़प्पा कहते हैं, ये भी एक साइट है यानी पुरातात्विक स्थल है। और हड़प्पा के जैसे ही बहुत सारे साइट्स पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नदर्न वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के यानी उत्तर पश्चिम भाग में फैले हुए हैं। अब हमें देखना क्या है कि जब तक ये सभ्यता एक्टिव थी तो अपने चरम पर थी, परंतु कुछ समय के बाद ये सभ्यता धीरे धीरे ख़त्म हो गई। ख़त्म होने का मतलब यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो ख़त्म नहीं हुए, वो फिर से गांवों की तरफ मूव कर गए। तो यानी हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे वो बर्बाद हो गए और धीरे धीरे लोग उनके बारे में भूल गए। और जब हज़ारों साल बीत गए तो पुरुष और महिलाएं यानी नए मानव समुदाय फिर से इस क्षेत्र में रहने लगे। अब उनको नहीं पता था कि जिस इलाके में या जिस जगह पर रह रहे हैं वो लोग, उस जगह पर पहले हड़प्पा सभ्यता बसती थी। तो अचानक किसी न किसी गतिविधि के कारण, चाहे वो पानी में पानी की धारा के कारण या फिर हवा से मिट्टी के कटाव के कारण, बहुत सारी अजीबोगरीब कलाकृतियाँ उद्घाटित होती थी। और या कभी खेत जोतते टाइम पे खजाना मिलना या कलाकृति मिलना आम बात थी। तो उनको ये समझ नहीं आता था कि ये कलाकृतियाँ कहाँ से आ रही हैं। तो अंतिम में हम लोग ये देखते हैं कि लोग इस सभ्यता के बारे में भूल गए थे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा को देख लेते हैं। दुर्दशा का यहाँ मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा, उसके स्थान पर हमें बहुत सारे टीले मिलते हैं और इन टीलों में हमें हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई संरचनाएं मिलती हैं जो ईंटों से बनी हुई थी। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया में रेलवे का स्टार्ट किया और रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए उन्हें बहुत सारे पत्थरों की ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल यानी हड़प्पा है, वहाँ पे उनको ये ईंटें मिल गई आसानी से और उन्होंने इसका इस्तेमाल रेलवे के लाइनों को बिछाने के लिए किया। अब उस समय पे इन अधिकारियों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज्ञान नहीं था, तो और ना ही उनको पुरातात्विक अवशेषों के महत्व का ज्ञान था। इसीलिए हड़प्पा की ये दुर्दशा हुई। अब 1985 के अंदर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में आए और इन्हें अक्सर हम लोग भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। अब इन्होंने अपनी बुक में उल्लेख किया है कि प्राचीन स्थल से ली गई यानी हड़प्पा स्थल से ली गई ईंटों की मात्रा लाहौर और मुल्तान के बीच लगभग 100 मील रेलवे लाइन के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। यानी हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हड़प्पा स्थल की जो संरचनाएं थी, उनके ईंटों का इस्तेमाल लगभग 100 मील की रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया गया। अब हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है उसकी दुर्दशा का कारण रेलवे ही नहीं था, बल्कि वहाँ के कॉमन पीपल्स भी थे, जो अमूमन घर बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता के जो पुरानी संरचनाएं हैं उनसे ईंटें निकाल कर अपने घर बनाते थे। तो इस तरीके से बहुत सारी प्राचीन संरचनाएं जो हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा स्थल था उसकी नष्ट हो गई। लेकिन इसके विपरीत हम लोग देखते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो है वो काफ़ी बेहतर अवस्था में था। क्यों? क्योंकि उसको इंडियन रेलवे की जो उसका एक तरीके से कहा जाए अत्याचार था, उससे उसे बचा रहा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब कनिंघम को पता था कि
हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है हड़प्पा, उससे उसकी संरचनाओं की ईंटों का इस्तेमाल रेलवे कर रही है और वो खुद पुरातत्व के जनक हैं, तो क्या उनको हड़प्पा सभ्यता का या हड़प्पा की संरचनाओं का या वहाँ से मिलने वाले पुरातात्विक अवशेषों का महत्व नहीं पता था? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, उसके जो महानिदेशक कनिंगम हैं, उनकी जो रुचि थी, वो रुचि प्रारंभिक ऐतिहासिक और उसके बाद की अवधि के पुरातत्व में थी। यानी जो 6 सेंचुरी बीसी से के बाद की जो पुरातात्विक संरचनाएं हैं, उसके अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम की रुचि थी। तो ये जो फोटो है, ये अलेक्जेंडर कनिंघम की है। आप इनके साथ देख सकते हैं कि महात्मा बुद्धा की बहुत सारी स्टैचूज यानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जो इनकी इंटरेस्ट को शो करता है कि ये कौन से टाइम पीरियड में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये 6 सेंचुरी बीसी से रिलेटेड मूर्तियों में या फिर उनके पुरातात्विक अवशेषों में इंटरेस्टेड थे? क्योंकि इन्होंने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो प्रारंभिक बस्तियों को पता लगाने का जो तरीका अपनाया था, वो था चीनी बौद्ध, यानी जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट तीर्थयात्री इंडिया में आए थे और उन्होंने जो अपने लिटरेचर छोड़े, उन लिटरेचर को अलेक्जेंडर पढ़ के उनके अंदर जो पुरातात्विक स्थल हैं, उनको ये सर्च करते थे। तो कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान पाए गए शिलालेखों को एकत्र किया, उसका दस्तावेजीकरण किया और उसका अनुवाद भी किया। जब उन्होंने स्थलों की खुदाई की, तो उन्होंने उन कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया जिनके बारे में उन्हें लगा कि उनका सांस्कृतिक मूल्य है। यानी अलेक्जेंडर का जो मेन इंटरेस्ट था, वो 6 सेंचुरी बीसी के पुरातात्विक अवशेषों में था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि जो उनका सोर्स था, वो चाइनीज़ बुद्धिस्ट लिटरेचर था और इसीलिए वो हड़प्पा सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है हड़प्पा, उसके पुरातात्विक अवशेषों के महत्व को नहीं समझ पाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हड़प्पा साइट है ना, उसका भी चीनी तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा में कोई उल्लेख नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल थे, वो अब निष्क्रिय हो गए थे और जब चीनी बुद्धिस्ट यहाँ पे आए, तो उस समय वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं थी। इसीलिए चीनी बुद्धिस्ट यात्रियों ने इन ऐतिहासिक जो सॉरी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो शहर थे, उनका कोई उल्लेख ही नहीं किया। इसीलिए कनिंघम को चीनी बुद्धिस्ट यात्रियों के जो लिटरेचर है या पुस्तकें हैं, उनके अंदर हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल का उनको उल्लेख नहीं मिला। इसीलिए 19वीं शताब्दी के दौरान हड़प्पा सभ्यता की कलाकृतियाँ काफ़ी बार पाई गई और इनमें से कुछ कनिंघम तक भी पहुँची, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये कितनी पुरानी है। क्यों? क्योंकि उनका जो सारा इंटरेस्ट था, वो 6 सेंचुरी बीसी और चीनी बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, उसके अंदर था। इवन कनिंघम को एक अंग्रेज़ ने हड़प्पा की एक मोहर भी दी और उन्होंने उसको देखा भी, बट वो उसकी समय सीमा को परखने में असफल रहे। अब ऐसा क्यों हुआ कि उनको चीज़ें मिल रही हैं, फिर भी वो उसके इम्पोर्टेंस को नहीं जान पाए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंडिया में आए, उनका ये मानना था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है, वो गंगा घाटी के शहरों से स्टार्ट होती है। इसलिए वो लोग मतलब कनिंघम, जब उनको पुरानी चीज़ें मिल रही थी, हड़प्पा की चीज़ें मिल रही थी, तो वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह यानी कनिंघम कई अन्य लोगों की तरह सोचते थे, कई अन्य लोग मतलब ब्रिटिशर्स की तरह सोचते थे, जो कि भारतीय इतिहास गंगा घाटी के पहले शहर से शुरू हुआ था। ठीक है, तो वो इसके महत्व को इसलिए नहीं समझ पाए। देन अब इसके बाद की घटनाएं क्या है? मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद की घटनाएं। तो हम लोग देखते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद 20वीं सदी के शुरुआत में दयाराम साहनी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहरों की खोज की, और जो कि निश्चित रूप से प्रारंभिक ऐतिहासिक स्तरों से पुरानी है। अब इस लाइन को आपको समझना है। प्रारंभिक ऐतिहासिक स्तर, इसका मतलब है 6 सेंचुरी बीसी। और स्तर का मतलब है कि जब हमने टीला पढ़ा था, तो टीले में देखा था हमने कि अगर ये टीला है और ये इस पे मानव की गतिविधियाँ हुई हैं, तो अगर हम लोग देखें, निर्धारण करें कि अगर सपोज़ कीजिए ये वाला जो लेयर है, ये 6 सेंचुरी बीसी का है, तो जब हम उत्खनन करते हुए नीचे जाते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की जो चीज़ें हैं, वो 6 सेंचुरी बीसी के नीचे के लेयर से मिलती है। तो तब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो महत्व का लोगों को एहसास हुआ, हड़प्पा से मिलने वाली चीज़ों का लोगों को एहसास हुआ। फिर एक पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं राखालदास बनर्जी, उनको भी मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसी ही चीज़ें मिली, और जब दोनों जगहों की चीज़ों को मिलाया गया, तो उनमें समानता पाई गई और फिर ये माना गया कि ये जो दोनों ही पुरातात्विक स्थल हैं, वो एक ही संस्कृति का हिस्सा हैं। अब आपको यहाँ पे वही वर्ड आ गया, संस्कृति। तो मैंने क्या बताया था कि एक विशिष्ट समय पे, एक विशिष्ट भौगोलिक एरिया में जब समान रूप से चीज़ें पाई जाती हैं, एक समान कलाकृतियाँ पाई जाती हैं, तो उसको कंबाइंडली हम लोग संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों में ही एक समान चीज़ें पाई जा रही हैं, जो कि एक कालक्रम और एक भौगोलिक विशिष्ट भौगोलिक एरिया से मिलती हैं, तो इसलिए हम उसको
संस्कृति का कहते हैं। अब ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये हैं हमारे दयाराम साहनी, और ये हैं राखालदास बनर्जी। देन अब अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद जो नेक्स्ट पर्सन जिनको हमें याद करना है वो है जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल 1924 में एएसआई के महानिदेशक बने, और इन्होंने अपनी खोजों के आधार पर 1924 में दुनिया को ये बताया कि भारत के अंदर एक नई सभ्यता खोजी गई है, जो कि क्या है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अब एक इतिहासकार हैं एस.एन. रॉय, इन्होंने अपनी पुस्तक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसमें ये लिखा है कि मार्शल ने भारत को 3000 साल पुराना पाया था जब उन्होंने इसे पाया था। मतलब इसका सिंपल मतलब है कि जब जॉन मार्शल इंडिया में आए उस समय पे इंडिया की जो हिस्ट्री थी वो 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट होती थी। बट मार्शल ने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोज की घोषणा की, और जब उन्होंने खोज की घोषणा कर दी तो उसके बाद से भारत की जो सभ्यता है या भारत का जो इतिहास है वो 3000 साल पुराना हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अब अब हम लोग देखते हैं कि जब उन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा करी तो उस समय पर मेसोपोटामिया में भी बहुत सारी खोजें हो रही थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेसोपोटामिया के स्थलों पर खुदाई के दौरान इसी तरह की मोहरें पाई गई। इट मीन्स मेसोपोटामिया के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें मिली। तो इससे ये पाया गया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु सभ्यता क्या है, एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन है। यानी अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि निर्धारण है अपने शुरुआती दौर में मेसोपोटामिया से की गई है। यानी उस समय पे इतनी ज़्यादा तकनीकी विकास या डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो हमारी जो तिथिकरण की विधि थी वो मेसोपोटामिया के आधार पर की गई थी। अब इससे जॉन मार्शल के आने के बाद भारतीय पुरातत्व में काफ़ी बदलाव आया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जॉन मार्शल खुद एक पेशेवर यानी प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे। भारत में आने से पहले ये ग्रीस और क्रीट में काम कर चुके थे, इनको वहाँ पे काम करने का अनुभव था। अब मार्शल ने क्या किया कि टीले का क्षैतिज इकाइयों के रूप में उत्खनन किया, और उन्होंने जब उत्खनन करते थे वो टीले को एक समान रूप से देखते थे। मतलब इसका मतलब ये है कि वो टीले के अंदर जो स्ट्रेटिग्राफी है ना उसकी अनदेखी करते थे। जैसे देखिए ये एक चित्र है, अब इस चित्र की खुदाई हो रही है, तो इस चित्र की खुदाई हो रही है तो वो इस चित्र में आपको देखेंगे जैसे हमारा ये साइट है, साइट पे हमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर मिल रही है, माउंट में हमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर मिल रही है। तो उन्होंने अगर इसको ऐसे इस पर्टिकुलर एरिया को खुदाई किया तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी चीज़ें मिली ना उनको एक साथ रख दिया। उनको करना क्या चाहिए था कि इस लेयर से जो चीज़ें मिली उनको अलग रखें, इस लेयर से जो चीज़ें मिली उनको अलग रखें, इस लेयर से जो चीज़ मिली उनको अलग रखें, और सबसे ऊपर की जो लेयर से जो चीज़ें मिली उनको अलग रखें। बट वो कर क्या रहे थे? वो कर रहे थे कि इस पूरे एरिया को एक्सकेवेट किया, यहाँ से जितनी भी चीज़ें मिली उन सबको एक साथ रख दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि इतिहास का जो कालक्रम है वो डिस्टर्ब हो गया, स्टेटोग्राफी जो थी वो डिस्टर्ब हो गई और उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। ठीक है, देन अब इस चीज़ को सुधारा R.E.M. व्हीलर यानी मॉर्टिमर व्हीलर ने। किस चीज़ को? ये जो गलती जॉन मार्शल कर रहे थे कि पूरे एक एरिया की एक्सकवेशन करके उसकी लेयर्स को ध्यान न रखे, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में जो चीज़ें मिली हैं उनको एक ही साथ एक जगह रखना से वो सांस्कृतिक कार्यक्रम डिस्टर्ब किया। वो चीज़ को सुधारा सर मॉर्टिमर व्हीलर ने। अब व्हीलर ने माना कि समान क्षैतिज रेखाओं के साथ यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले की स्ट्रेटिग्राफी का पालन करना आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि टीले के अंदर जो लेयर्स होती है ना उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर हम टीले का एक्सकवेशन कर रहे हैं तो इसकी स्ट्रेटिग्राफी, इसकी परतों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर परतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मानव की गतिविधियों का जो सांस्कृतिक क्रम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये जो मॉर्टिमर व्हीलर थे ये सेना में ब्रिगेडियर थे, और सेना का जो अनुशासन होता है उस अनुशासन को वो पुरातत्व में लेके आए, और इसकी वजह से पुरातत्व को बहुत फ़ायदा हुआ। तो हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई वो जॉन मार्शल के द्वारा डिक्लेयर की गई थी, और जब जॉन मार्शल ने इसको डिक्लेयर किया तब से लेकर आज तक इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। और 1980 के दशक से ही हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो खोजें हुई हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय जगत की भी रुचि बढ़ रही है, और भारतीय उपमहाद्वीप और विदेश के जो विशेषज्ञ हैं यानी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातात्विक हैं, वो मिलकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर दोनों पर काम कर रहे हैं। अब जब वो लोग यहाँ पे काम करते हैं तो इस काम करने के दौरान वो सभी साक्ष्यों का अच्छे से और बारीकी से विश्लेषण करते हैं, और जब ये विश्लेषण वो लोग करते हैं तो उसमें आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का भी उपयोग वो लोग करते हैं। यानी एक नए नज़रिए से वो लोग हड़प्पा सभ्यता की व्याख्या करने की
कोशिश कर रहे हैं नए तरीके से, मतलब जैसे जैसे हमारी तकनीक बढ़ती जा रही है, हमारी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित समझ भी बढ़ती जा रही है। तो इट मीन्स आने वाले भविष्य में हमें और भी दिलचस्प या इंटरेस्टिंग परिणाम जो हैं, रिजल्ट हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। देन अब जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड स्थलों की उत्खनन करते हैं, तो फिर हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो भी हमें साक्ष्य मिलते हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ कहलवाना होता है। कहलवाने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या चीज़ की व्याख्या कैसे करें, ये क्या काम आती है, किस काम आती है, कहाँ हमें मिली है ना? तो ये सब हमें व्याख्या करनी पड़ती हैं। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी है वो उसकी लिपि से नहीं पता चल रही है हमें। जैसे ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है तो यहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि का ज्ञान ही नहीं है, मतलब हमें नहीं पता है कि वो लोग ने क्या लिखा है। तो अब हमारे सामने हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बनता बचता है, वो है पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, पुरातात्विक साक्ष्य। अब जब हम लोग आर्कियोलॉजिकल साक्ष्यों की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास अलग तरह के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, घरेलू सामग्री। इसके साथ साथ कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, नरकट जैसे कार्बनिक सामग्री भी मिलती है। बट ये जो है वो विघटित हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कंपोनेंट होता है और जो हमारा देश है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है जहाँ नमी ज़्यादा पाई जाती है। इसके कारण ये कम ही बच पाते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास बचते हैं वो बचता क्या है? वो है सिर्फ पत्थर, जली हुई मिट्टी यानी टेराकोटा, धातु इत्यादि। तो ये बड़ी समस्या है हमारे सामने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कि पहली बात, हमें जो जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। हड़प्पा लिपि हमारी कोई मदद नहीं कर पाती है। और दूसरी चीज़, जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं हमें, उसमें जो कार्बनिक सामग्री वाले साक्ष्य हैं, चमड़ा, लकड़ी, नरकट, कपड़ा, ये सब आमतौर पर विघटित हो जाते हैं। और जो बचते हैं वो क्या है? पत्थर से बनी हुई वस्तुएं, जली हुई मिट्टी यानी टेराकोटा, या फिर मेटल। अब हम एक चीज़ और भी ध्यान रखना है हमें कि हमें जो भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित चीज़ें मिल रही हैं वो या तो टूटी हुई होती हैं या बेकार होती हैं। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा के लोगों ने जो वस्तुएं उन्हें बेकार लगी होंगी या जो उनके यूज़ के लिए नहीं होंगी, उन चीज़ों को उन्होंने फेंक दिया होगा। वही आने वाले समय में मिट्टी के नीचे दब गई हैं और वही हमें मिल रही हैं। इट मीन्स ज़्यादातर चीज़ों को वो लोग रिसाइकल कर ले रहे हैं, या जो उनके लिए मूल्यवान कलाकृतियाँ थी वो उन्होंने कंटिन्यूस उसको यूज़ किया होगा और वो अतीत में कहीं खो गई हैं, या तो फिर उनको कहीं होर्डिंग या कहीं जमा करके रखा होगा जो अभी तक हमें नहीं मिले हैं। तो इट मीन्स हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं? हम लोग हड़प्पा सभ्यता की जानकारी को पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बट पुरातात्विक साक्ष्यों के से जब हम लोग ट्राई करते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट या जो दोष है वो ये है कि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो हड़प्पा वासियों के लिए यूज़फुल नहीं थे, तभी वो वहाँ पे छोड़ के गए हैं। और नॉर्मली ये जो खोजें होती थी वो ज़्यादातर आकस्मिक होती हैं, अचानक से मिल गई, है ना? देन अब हम लोग आते हैं कि जो हमें ये जो पुरातात्विक खोजें मिली हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उसका हम लोग वर्गीकरण कैसे करें? मतलब जो जो सामान मिले हैं उसको किन आधार पे बांटें? तो एक सबसे सिंपल चीज़ ये है कि पत्थर की जो चीज़ें हैं उनको अलग कर लें, मिट्टी की जो चीज़ें हैं वो अलग कर लें, मेटल यानी धातु की चीज़ों को अलग कर लें, हड्डियों की चीज़ों को अलग कर लें, हाथी दांत की बनी हुई चीज़ों को अलग कर लें, यानी जिससे वो बनी हैं उन चीज़ों को अलग कर लें। बट ये थोड़ा सा ईजी वे है, क्यों? क्योंकि इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ किससे बनी है, बट किस चीज़ का यूज़ क्या होता था वो हमें नहीं पता है ना? तो एक हम दूसरा तरीका अपनाते हैं इन चीज़ों को वर्गीकरण करने का कि किसी वस्तु का कार्य क्या होता था, मतलब किस कार्य के लिए कौन सी वस्तु उपयोग में आती थी। तो जब भी आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद इस चीज़ को तय करते हैं कि कौन सी कलाकृति किस काम आती थी, जैसे अगर हम बात करें कि क्या कोई आभूषण है, मतलब कोई आभूषण पहनने के काम आता है, या फिर कोई चीज़ जो मिली है वो अनुष्ठान या उसका रिलीजियस पर्पस है ना? इस तरीके से मतलब किसी चीज़ का पर्पस क्या है, वो चीज़ यूज़ हो रही है तो क्यों यूज़ हो रही है, किस काम के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है? देन अगर हम लोग जब इस तरीके से चलते हैं तो एक समस्या ये आती है कि कलाकृति के कार्य की समझ अक्सर जो है वो वर्तमान समय की चीज़ों के साथ इसकी समानता साकार लेती है। मतलब जैसे हम लोग जो आज चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अगर उसी तरीके की चीज़ हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, हड़प्पा सभ्यता की साइट्स पे मिलती है तो हम लोग फट से अपने दिमाग में लाते हैं, अच्छा ये तो ये है, इसका उपयोग इसलिए किया जाता होगा। मतलब हम जो आज जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं उससे रिजेंबल करके उसकी समानता को ढूंढ के चीज़ों के कार्य को निर्धारित करते हैं, है ना? देन एक चीज़ ये भी आती है कि जब भी कलाकृति को हम उसके कार्य की पहचान करके प्रयास करते हैं ना,
तो ये भी देखते हैं कि वो पाया कहाँ गया, कोई चीज़ पाई कहाँ गई है। जैसे घर में पाई गई है, या नाले में पाई गई है, या किसी कब्र में पाई गई है, या भट्टी में पाई गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ या किसी वस्तु के, मतलब वो चीज़ पाई कहाँ गई है उसके आधार पे उसके कार्य का निर्धारण करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब पुरातात्विक वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं, तो वर्गीकरण करने के बाद हमारे पास बहुत सारे आधार है। पहला आधार है कि चीज़ बनी कैसे, चीज़ किस चीज़ से बनी है, उसके आधार पे कर लिया। फिर चीज़ किस काम आती है, उसके आधार पे हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जब भी वर्गीकरण करें तो प्रत्यक्ष रूप से उसका वर्गीकरण, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भी वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे लाइक अभी हमें कपास सपोज़ कीजिए मान लो नहीं मिल रहा है हड़प्पा पे, बट किसी मिट्टी के बर्तन पे हमें कपड़े की छाप मिलती है। तो हमें कपास तो नहीं मिला है, बट उसकी मिट्टी के ऊपर उसकी छाप मिली है। तो इस तरीके से हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा उस टाइम पे वो लोग कॉटन का भी यूज़ करते होंगे। तो इट मीन्स हमें कई बार अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ता है। देन अब जब हमें कोई चीज़ मिल गई है तो हमें बताना पड़ता है कि वो किस काम आती थी, उसका क्या यूज़ था, वो क्यों बनाई गई थी, है ना। तो इट मीन्स हमें उसके कंटेक्स्ट यानी संदर्भ की व्याख्या करनी पड़ती है। ठीक है, अब संदर्भ का क्या मतलब है, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो आपको पता है, याद होगा कि जब अलेक्जेंडर कनिंघम को पहली बार हड़प्पा की मोहर दिखाई गई थी, तो वो उसके इंपॉर्टेंस को नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस टाइप की जो सील है या मोहर है, उसको इतिहास के कालक्रम में कहाँ रखा जाए, है ना। तो इसीलिए वो उसके महत्व को नहीं समझ पाए। तो किसी भी चीज़ की व्याख्या करने के लिए हमें उसका संदर्भ जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका सांस्कृतिक अनुक्रम क्या है, मतलब वो इतिहास के कालक्रम में कहाँ पे आती है। तो जब हमें मेसोपोटामिया से मेसोपोटामिया में खोज हुई और वहाँ पे हमें हड़प्पाई अवशेषों के चिन्ह मिले, फिर हमें एक कंटेक्स्ट मिल गया कि हाँ अच्छा, ये जो मोहरें हमें भारत से मिल रही हैं, ये मेसोपोटामिया के पास भी मिल रही हैं, मेसोपोटामिया भी मिल रही हैं। तो इसीलिए ये जो सील्स हैं या मोहरें हैं, ये मेसोपोटामिया के कालक्रम की हो सकती हैं, है ना। तो वहाँ से हमें कंटेक्स्ट मिला। फिर जॉन मार्शल ने ये डिक्लेयर किया ऑफिशियली कि हमें भारत में एक नई सभ्यता मिली है। अब हम लोग इसको एक चीज़ केस स्टडी के थ्रू समझते हैं कि कैसे किसी चीज़ की व्याख्या करने के लिए हमें उसका कंटेक्स्ट जानना या संदर्भ जानना ज़रूरी है। तो जैसे इसमें हम लोग केस स्टडी किसका करेंगे कि धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण। जब भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों की धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों का फिर से पुनर्लेखन करते हैं या उनका पुनर्निर्माण करते हैं, तो उसमें हम लोग सहारा लेते हैं पुरातात्विक अवशेषों का। क्यों? क्योंकि हम अभी तक तो उनके लेखन को पढ़ नहीं पाए। तो जो हमें चीज़ें मिल रही हैं उसी के आधार पर हम लोग उनका पुनर्निर्माण कर रहे हैं। तो एक है मातृ देवी। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता में आज के पुरातत्व, जब ये हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से इस तरह की मूर्तियाँ मिलने लगी, तो उनको स्कल्पचर मिलने लगे, तो इन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविद ने मातृ देवी की संज्ञा दी। अब जो मातृ देवी की मूर्तियाँ होती थी, ये टेराकोटा की बनी होती थी, और ये बहुत ही, ये तो आपको हल्की दिख रही है, बट कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी मिली हैं जिनकी जो बहुत ही ज़्यादा आभूषण पहनी हुई होती थी, और उन्होंने सिर के ऊपर बहुत सी पोशाकें, जैसे देखिए यहाँ पे इसने सिर के ऊपर इस टाइप का एक पोशाक पहना हुआ है। तो पुरातत्वविद इसे मातृ देवी के रूप में चिन्हित करते हैं कि ये एक मातृ देवी की मूर्ति है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको ये, इसके लिए कंटेक्स्ट कहाँ से मिला? क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं अभी भी मातृ देवी यानी मदर गॉडेसेस की वर्शिप की जाती है। देन अब हड़प्पा से हमें एक ऐसे इस तरह की एक मूर्ति मिली है जिसे उन्होंने पुजारी राजा यानी प्रीस्ट किंग कहा है। अब इसे पुजारी राजा क्यों कहा है? क्योंकि इसकी जो शक्ल सूरत है और जिस तरह का पहनावा है, वो हमें बहुत ही ऐसा दिखाता है कि ये बहुत ही पावरफुल टाइप का पर्सन है। इसमें ये एक मुद्रा के अंदर बैठा हुआ है और एक हाथ जो है वो घुटने पर है, और इसने माथे पे देखिए इस टाइप का पेंडेंट बांध रखा है। तो इस तरीके से ये लग रहा है कि ये कोई पुजारी होगा, और इसे पुजारी राजा भी कहा गया है। फिर हम लोग अगर कालीबंगन और लोथल में देखें, तो वहाँ पे हमें अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। अग्नि वेदिकाएँ मतलब जैसे हम लोग आज की डेट में हिंदुइज़्म में देखते हैं कि उसमें यज्ञ करने की परंपरा है। तो ये जो, जब यज्ञ यज्ञ वेदी की तरह से कोई आकार हमें हड़प्पा सभ्यता में मिला, तो पुरातत्वविदों ने या आर्कियोलॉजिस्ट ने तुरंत उसको कहा कि अरे ये तो अग्नि वेदिका की तरह है। फिर हमें हड़प्पा की जो मोहरें हैं उस पे बहुत सारे जानवरों के चित्र मिलते हैं। उसमें एक जानवर ऐसा है जो यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब उसके पास एक ही सींग है। तो ये जो यूनिकॉर्न जीव है या यूनिकॉर्न जानवर है, ये पौराणिक है और मिश्रित जीव तरह का प्रतीत होता है। मिश्रित जीव मतलब इसके जो शरीर के विभिन्न हिस्से हैं वो विभिन्न जानवरों से मिला के बनाए गए हैं।
अब हड़प्पा सभ्यता में एक इस तरह की ये सील मिली है। इस अगर सील को, मोहर को आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें एक व्यक्ति है जो मुद्रासन में बैठा हुआ है, पद्मासन में बैठा हुआ है, और उसके सर पे ऐसे एक उसने कुछ पहन रखा है, और उसके चार ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो हम पढ़ नहीं पाए हैं, और इसके चारों तरफ कोई ना कोई जानवर है, जैसे ये एलिफेंट है, ये राइनोसोरस यानी गेंडा है, ये टाइगर है, और नीचे भी कुछ जानवर हैं। तो जब इसकी व्याख्या करने की बात आई तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये तो प्रोटो शिवा है, आदि शिव, मतलब शिव का प्रारंभिक रूप। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हम लोग जब भी शिव जी की मूर्ति देखते हैं या उनकी फ़ोटो देखते हैं तो उसमें वो लगभग इसी रूप में बैठे मिलते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे आसन बना के बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर जानवर हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो है मूर्ति है या ये जो पर्सन बैठा हुआ है ये प्रोटो शिवा है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम लोग जो ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में हमें रुद्र का उल्लेख मिलता है। अब ये जो रुद्र हैं, जैसे जो बता लिखा है ना कि शिव के विपरीत ऋग्वेद में रुद्र को ना तो पशुपति के रूप में दर्शाया गया है, ना ही योगी के रूप में दर्शाया गया है। यानी जो हिंदुज़्म का मेन टेक्स्ट है यानी ग्रंथ है ऋग्वेद, उसके अंदर जब भी रुद्र का डिस्क्रिप्शन आता है या उसके बारे में व्याख्या आती है तो उसे ना तो पशुपति बताया गया है, मतलब पशुपति मतलब जैसे इस पर्सन के चारों ओर आप देख रहोगे बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो इसे इसको पशुपति सील भी कहा गया है। तो ऋग्वेद जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे रुद्र यानी महादेव यानी शिव को ना तो पशुपति के रूप में दिखाया गया है, ना ही ऐसा दिखाया गया है कि वो कोई योगी है। या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ऋग्वेद में जो रुद्र का वर्णन है ना, वो इससे इस सील में दिखाए गए व्यक्ति से मैच नहीं करता है। तो अब हमारे पास एक व्याख्या और आ जाती है कि पुरातात्विद कहते हैं कि अच्छा, कुछ पुरातात्विद जो इसको प्रोटो शिवा या आदि शिवा नहीं मानते हैं, पशुपति नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि जी ये एक रुद्र या पशुपति नहीं है, ये एक जादूगर है। जैसे देखिए ये वाला है ना, जादूगर। ज़्यादातर क्या होता है, जो आदिवासी होते हैं या ट्राइबल होते हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास जादुई शक्ति है और उसके द्वारा वो लोगों के जो दुख दर्द हैं या उनकी परेशानियां उनको दूर कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में शमिन भी बोलते हैं। ये लोग दावा करते हैं कि इनका पास पावर है कि ये दूसरी दुनिया के साथ भी संवाद कर सकते हैं, इनके पास मेडिसिनल पावर होती है, इस तरीके से। तो लोग, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये पुरातत्व, ये जो हमें सील मिली है इसके अंदर जो आदमी दिखाई, जो पर्सन दिखाया है, ये पशुपति, रुद्र या शिव नहीं है, ये बल्कि एक कोई जादूगर या शमिन है। तो और एक लास्ट है हमारा लिंग, मतलब लिंग वर्शिप जो है वो शिव की वर्शिप से, पूजा से हम लोग जोड़ते हैं। और हमें हड़प्पा से बहुत सारे लिंग के आकार के हमें स्ट्रक्चर मिले हैं, और इससे लोग जो पुरातात्विद हैं वो ये कहते हैं कि जो लिंग पूजा है वो हड़प्पा काल से ही संबंधित है। अब ये जो पत्थर है जिसको पुरातात्विद लिंग बता रहे हैं, ये ज़्यादातर क्या होता था, ये एक पॉलिश किया हुआ पत्थर होता था, और इसमें हम लोग इसको शिव के प्रतीक के रूप में इसकी पूजा करते हैं। बट कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इसको लिंग वर्शिप से ना जोड़ के, लिंग की पूजा से ना जोड़ के, ये वो बोलते हैं कि देखिए ये तो ये भी हो सकता है कि जैसे हम लोग चेस या कुछ गेम खेलते हैं उसमें गोटियों का इस्तेमाल करते हैं, तो मे बी ये लिंग ना होकर ये गोटी हो सकता है। तो मतलब पुरातात्विक जब भी कोई संक्षेप में अगर हम बोलें कि पुरातात्विक जब भी कोई उनको अवशेष मिलता है तो वो उसकी व्याख्या करते हैं कि आखिर ये है क्या। अब जिसकी जैसी सोच होती है, जिसकी जैसी खोज होती है, या जिसका जैसा बैकग्राउंड होता है, वो उसी के हिसाब से प्राप्त हुई चीज़ों की व्याख्या करता है। तो जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की और दुनिया वालों को ये बताया कि भारत में हड़प्पा सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। अब हम लोग के दिमाग में ये आना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं। तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता की जो खोज थी वो हड़प्पा नामक स्थल पे की गई। यानी जो स्थल सबसे पहले खोजा गया, उसी स्थल के नाम पर हमने इस सभ्यता का नामकरण कर दिया। अब जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हम लोग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच के कालक्रम की बात करते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वो इस कालक्रम में एक्टिव थी। अब हड़प्पा सभ्यता को हम लोग और भी नाम देते हैं, जैसे यह भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरीकृत सभ्यता थी। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में हमें यदि कहीं पहली बार नगरों के उत्थान की घटना देखने को मिलती है तो वो हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम हड़प्पा सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कांसा बनाना आता था। इसके साथ साथ हम लोग इसका एक लोकप्रिय, इस सभ्यता का एक लोकप्रिय नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सारे इस सभ्यता के नाम हैं, पर इसमें जो आधिकारिक नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता।
और ऐसा क्यों कहा गया उसका भी कारण हमने आपको बताया है। तो अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए, तो अगर कोई पूछे कि उसका कालक्रम क्या था, तो उसका कालक्रम 2600 से 1900 ईसा पूर्व था। यानी यही वो काल था जब हमें हड़प्पा सभ्यता में नगर देखने को मिलते हैं। वहाँ के लोग कांसे का इस्तेमाल करते थे, है ना। तो अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इस सभ्यता का उत्थान कहाँ से हुआ, मतलब इसके निर्माता कौन थे। तो आपको ये जानना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्थान है वो तत्कालिक नहीं है, मतलब अचानक से नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक इलाका था, वो भौगोलिक इलाके में हड़प्पा सभ्यता से पहले कुछ प्रारंभिक सभ्यताएं थी, और उन्हीं के आधार पर उन्हीं की विकास के क्रम को हड़प्पा सभ्यता में से जोड़ा जा सकता है। यानी परिपक्व हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, यानी ये जो कालक्रम है जब वहाँ पे शहर देखने को मिलते हैं, तो उसी काल को हम लोग क्या कहते हैं, परिपक्व हड़प्पा, या ऐसा काल जब हमें शहर देखने को मिलते हैं। तो परिपक्व हड़प्पा काल से पहले बहुत सारी पुरातात्विक संस्कृतियाँ थी। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता के पहले, उसी भौगोलिक क्षेत्र में जिस भौगोलिक क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता पनपी। अब इस जो संस्कृति, ये जो संस्कृति है, यानी जो हड़प्पा से पहले की जो संस्कृति है, वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। चाहे वो मिट्टी के बर्तन हों, कृषि या पशुपालन के साक्ष्य हों, और छोटी मोटी शिल्प कलाएँ भी हैं। पर वहाँ क्या नहीं मिलता? वहाँ हमें कोई बड़ी इमारत या शहर नहीं मिलते। वहाँ पे हमें छोटी छोटी बस्तियाँ मिलती हैं। यानी यही छोटी छोटी बस्तियाँ आगे जब इंटरेक्ट करेंगी, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी, संचार करेंगी, संपर्क करेंगी, तो इन्हीं में से कुछ बस्तियाँ नगर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। तो इट मीन्स ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच एक अंतर था, जो कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर जलने और साथ ही कुछ बस्तियों के परित्याग से स्पष्ट है। इट मीन्स जो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के जो क्षेत्र है ना, वहीं पे परिपक्व हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई है। यानी ये जो आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं, चाहे ये सोठी कल्चर है, चाहे कोटदीजी कल्चर है, चाहे अमरी नाल कल्चर है, संस्कृति है, ये सभी संस्कृतियाँ हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृति हैं, और यही हड़प्पा सभ्यता के उत्थान का आधार बनेंगी, और इन्हीं से हड़प्पा सभ्यता का जन्म होगा। यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे वो भारतीय उपमहाद्वीप के ही निवासी थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। ठीक है। देन अब अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि इस सभ्यता का विस्तार क्या है, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो सीमा विस्तार है या इसका भौगोलिक विस्तार है, उसको अगर हम देखें तो इसको किसी राष्ट्रीय सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। यानी अगर आज के कंटेक्स्ट में देखें तो इसकी जो सीमाएं हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हैं। मतलब कि ये इंडिया, यानी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान देशों में फैली हुई है। यानी इसकी जो सीमाएं हैं वो राष्ट्रीय सीमाओं से भी परे हैं। यानी जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो उपमहाद्वीप के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के साथ उसके जो प्रमुख स्थल हैं वो अब पाकिस्तान क्षेत्र में भी हैं। और जब हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि जब हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का, यानी हमारे भारत का विभाजन हुआ, तो उसमें काफ़ी स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए। तो इसलिए भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में स्थलों को पता लगाने का प्रयास किया, और जब इस प्रयास में ने काफ़ी सफलता भी मिली। कच्छ में एक व्यापक सर्वेक्षण ने कई हड़प्पा बस्तियों का खुलासा किया। फिर पंजाब और हरियाणा में भी अन्वेषण किया गया, जहाँ पे हमें भारी मात्रा में हड़प्पाई स्थलों की खोज हुई। और जब इन्हीं जो हमने प्रयास किए आज़ादी के बाद कि भारत के अंदर भी हड़प्पा से संबंधित स्थल खोजे जाएं, तो उसके अंदर कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में ही धौलावीरा, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और भारतीय पुरातत्वविदों की उपलब्धि है कि भारत के अंदर भी हमने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो स्थल हैं वो खोजे। और ये जो स्थल हैं ये भी हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं, और बहुत बड़े नगर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा के जो निवासी थे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी मैं हड़प्पा के निवासी या एज सच हड़प्पा बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है हड़प्पा सभ्यता। और जब मैं हड़प्पा स्थल की बात करूँगा, तब मैं वहाँ पे आपको हड़प्पा स्थल बोलूँगा। तो जब भी मैं आपको हड़प्पा बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपनी जीविका चलाने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ करते थे या कौन कौन से साधन का यूज़ करते थे, हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे वो मछली सहित पौधे और पशु उत्पाद खाते थे। पशु उत्पाद मतलब वही दूध दही। देन पुरातात्विक जब हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड स्थलों को उत्खनन करते हैं तो उन्हें बहुत सारे
जले हुए अनाज और बीजों की खोज मिलती है, जिससे हमें उनकी जो आहार संबंधी प्रथाएं, यानी जो उनकी फूड डाइट है ना, हमें उसका पुनर्निर्माण करने में हमें मदद मिलती है। मतलब हमें सिंपल सी बात, हमें इनसे ये पता चलता है कि उनकी डाइट में कौन कौन से अनाज या बीज शामिल थे। अब जब भी हम लोग इनका स्टडी करते हैं, जले हुए बीजों का या अनाजों का, तो उसमें पुरातत्व वनस्पति शास्त्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैलियो बॉटनी, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये पैलियो बॉटनी मतलब, या पुरातत्व वनस्पति शास्त्र मतलब वनस्पति वनस्पति शास्त्र की ऐसी ब्रांच जो पुराने वनस्पतियों का स्टडी करती है। तो ये जो पुरा वनस्पति शास्त्रियों की मदद से हम लोग प्राचीन पौधों के अवशेषों के अध्ययन करते हैं, और हड़प्पा स्थलों पर जो हमें अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो गेहूँ, जौ, मसूर, चना और तिल इत्यादि का उपयोग करते थे। फिर हमें गुजरात के बहुत सारे स्थलों पे बाजरा मिलता है। चावल की खोज भी हुई है, लेकिन ये दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब सिंपल है कि जिस तरीके से हमें इजीली गेहूँ, जौ, चना, मसूर, तिल इत्यादि मिल जाता है सभी स्थलों पर, उतने ही आसानी से हमें चावल नहीं मिलता, यानी चावल का जो भौगोलिक एरिया था वो सीमित था। फिर हड़प्पा स्थल पर पाए जाने वाले जानवरों की हड्डियों में हमें मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस इत्यादि शामिल हैं। अब जब भी हमें ये हड्डियाँ मिलती हैं, तो इन हड्डियों की पहचान के लिए हम पुरातत्व प्राणी शास्त्रियों या चिड़ियाघर या फिर पुरातत्वविदों के अध्ययन से हम लोग पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा जानवर था, और ये क्या जानवर की जो हड्डी मिली है वो क्या पालतू था या फिर जंगली था। देन जंगली प्रजाति में अगर हम बात करें, तो हमें सूअर और हिरण तथा घड़ियाल की भी हड्डियाँ मिली हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये पशुपति सील लगाई है, तो इसके थ्रू भी आप जान सकते हैं कि उनको कौन कौन से जानवरों की पहचान थी। जैसे यहाँ पर ये ये एलिफेंट है, यहाँ पर राइनोसोरस है, यहाँ पे ये भैंसे जैसी आकृति है, यहाँ पे टाइगर है, नीचे हिरन है। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि इनको इन सब जानवरों की पहचान भी थी। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो जानवरों का शिकार है, क्या ये हड़प्पा के लोग खुद करते थे, या उन्होंने किसी ऐसे शिकारी समुदाय से संपर्क साध रखा था कि वो शिकारी समुदाय इनके लिए अ, शिकार करके लाता था और फिर वो इससे एक्सचेंज करते थे। इसकी जानकारी हमें नहीं हुई है। फिर हमें मछली और मुर्गी की हड्डियाँ भी मिलती हैं। देन अब हम आते हैं कि अब हमने देखा पहली चीज़ कि वो लोग बहुत सारे अनाज को उगाते थे, खाते अनाजों को खाते थे। तो अब समस्या ये है हमारे पास कि अनाज को खाते थे तो यानी अनाज उगाते भी होंगे, और जाहिर सी बात है अनाज उगाते ही थे, क्योंकि हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता का की जो प्रारंभिक संस्कृतियाँ थी वो नवपाषाण संस्कृतियाँ थी। तो इट मीन्स हड़प्पा के लोग अनाज उगाना जानते थे। अब लेकिन जब हम लोग उनकी कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे सामने समस्या ये आती है कि जब भी हम लोगों को कृषि से संबंधित अनाजों की खोज हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न स्थलों से होती है, तो वो बहुत ही सीमित होती है, सांकेतिक होती है, और इसके बिहाव पे हम कृषि प्रथाओं का पुनर्निर्माण नहीं कर पाते। इसका सिंपल सा मतलब है, हमें ये तो पता है कि वो लोग गेहूँ, जौ, चना, मसूर, तिल खाते थे और उगाते भी थे, लेकिन उसको किस तरीके से उगाते थे, क्या उनका पैटर्न था। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें, तो हमारे इंडिया में 3 तरह की क्रॉप सीज़न है, खरीफ है, रबी है, जायद है। तो क्या सेम पैटर्न उस टाइम पे भी वो लोग यूज़ करते थे? और अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ गेहूँ को बोने की अलग टेक्निक होती है, प्रथा होती है, और राइस को यानी धान को बोने की अलग टेक्निक होती है। तो ये चीज़ें हमें आज तो पता है, लेकिन क्या इसी तरीके की तकनीक वो लोग उस समय भी इस्तेमाल करते थे? अच्छा, खेत की जुताई कैसे करते थे? तो इन सब की जानकारी को पुरातत्व की मदद से पता लगा पाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो यही कहा गया है कि क्या जुताई की गई भूमि पर बीज बिखेरे जाते थे? अच्छा, मोहरों और टेराकोटा पर जो मूर्तिकला पर हमें चित्रण मिलते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि उनको बैल ज्ञात थे, मतलब उनको बैल का पता था। और हमें कई जगह से, जैसे बनावली से हमें ये हल का एक खिलौना मिला है, तो इससे हमें अनुमान लगता है कि वो लोग हल को भी जानते थे। तो इट मीन्स वो बैलों को भी जानते थे और हल को भी जानते थे, तो शायद वो बैलों का उपयोग हल चलाने के लिए करते थे। तो जैसे देखा देखो, चोलिस्तान, बनावली में स्थलों पर हल के टेराकोटा मॉडल भी पाए गए हैं। अच्छा, एक स्थल है राजस्थान में, कालीबंगन, वहाँ पे हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। तो देखिए ये जुता हुआ खेत है, जिसमें आप देख रहे होंगे लाइन कुछ ऐसी भी लाइन है और कुछ ऐसी भी लाइन है ना। तो ये जुता हुआ खेत है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो जुता हुआ खेत है, ये हड़प्पा सभ्यता से पहले के अवशेष है। मतलब मैंने बताया था आपको कि हड़प्पा सभ्यता, जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब है मैच्योर हड़प्पा फेज, मतलब जब हड़प्पा के सभ्यता में शहरों का उदय हो गया था। तो जब हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि में थे, तो उस टाइम पे कालीबंगा के अंदर हमें ये जुते हुए खेत के
साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि संभवतः वो दो अलग अलग फसलें एक साथ ही उगाते थे। देन अब अगर हम बात करें सिंचाई की, अब सिंचाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि इरिगेशन के बगैर खेती सक्सेसफुल नहीं है। तो ज़्यादातर जो हड़प्पा के स्थल हैं वो अर्ध शुष्क भूमि पर स्थित हैं। अब इसीलिए हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता बहुत थी। और अगर हम लोग बात करें, अफगानिस्तान में एक स्थल है शोरतुखई, वहाँ पर हमें हड़प्पा स्थल पर हमें नहरों के निशान मिले हैं। ठीक है, मतलब शोरतुखई एक स्थल है जहाँ पे हमें नहरों के निर्माण के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो लोग सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करते थे। लेकिन इस तरीके के निशान हमें पंजाब या सिंध में नहीं पाए गए हैं। तो इसका जो जवाब है वो आर्कियोलॉजिस्ट ये देते हैं कि संभवतः वहाँ की जो नहरें थी, यानी पंजाब और सिंध की जो नहरें थी, उसमें गाद आ गई होगी। गाद मतलब मिट्टी आ गई होगी और उसके कारण वो भर गई होंगी। तो इसी कारण हमें उनके अवशेष अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। तो मे बी वो फ्यूचर में मिल जाए। फिर इसी तरीके से वो लोग कहते हैं कि हमें हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे कुएँ भी मिले हैं। तो कुओं का इस्तेमाल, कुओं के पानी का इस्तेमाल वो लोग सिंचाई के लिए भी करते होंगे। फिर गुजरात में एक स्थल है धोलावीरा। अब धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि धोलावीरा में हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिजर्वायर हार्वेस्टिंग के अवशेष मिलते हैं। जैसे देखिए ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, वो धौलावीरा का है। तो धौलावीरा जहाँ भी गुजरात में स्थित है, तो वहाँ उसके बगल से दो वाटर स्ट्रीम निकलती है। तो एक वाटर स्ट्रीम ये है और एक वाटर स्ट्रीम ये है। तो वो उसकी मदद से ये लोग क्या करते थे, वाटर को स्टोर करते थे। तो इट मीन्स हड़प्पा सभ्यता की जो सिंचाई व्यवस्था थी वो काफ़ी समृद्ध थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम ले देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे शिल्प उत्पादन उद्योग थे। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो हमें डिस्कस करना है वो है मोती बनाना। मोती, या इसको हम लोग मनका भी बोलते हैं, मतलब जो हम लोग धागे में पिरो के पहनते हैं, माला माला बनाने के लिए इसमें धागे में पिरोते हैं मोती को, वो भी हड़प्पावासी बनाते थे। अब अगर हम लोग उनके मोती बनाने की कला की बात करें, तो वो इसमें बहुत सारी सामग्रियों का इस्तेमाल करते थे। मतलब तरह तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल करके मोती बनाते थे। जैसे एक कार्नेलियन पत्थर होता है, ये लाल रंग का होता है। फिर जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल वो मन के बनाने के लिए करते थे। इसके साथ साथ अगर हम लोग मेटल की बात करें, तो तांबा, कांसा और सोना जैसी धातुओं को भी वो लोग मोती बनाते थे, मन के बनाते थे। फिर शंख हो गया, फेनिंस हो गया और टेराकोटा हो गया, इनकी भी वो लोग मोती बनाते थे। फिर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मटेरियल का वो लोग मोती बना रहे हो। कई बार क्या होता था कि वो दो या दो से अधिक मटेरियल से भी मोती बनाते थे। और फिर उनके ऊपर कई बार सोने की कवरिंग भी होती थी। तो इट मीन्स वो कंपोजिट मिश्रित रूप से भी मन के बनाते थे। तो इट मीन्स उनके मन का जो बनाने की विविधता है ना, वो बहुत ही समृद्ध थी। अब इसकी अगर शेप की बात की जाए कि मतलब मोती किस किस शेप के बनाए जाते थे, तो वो बहुत सारे शेप के बनाए, जैसे लाइक डिस्क के आकार की बनाते थे, बेलनाकार सिलेंड्रिकल बनाते थे, गोलाकार बनाते थे, बैरल के आकार की बनाते थे। और फिर कई बार इन ये जो मोती बनाते थे, उनके ऊपर या तो वो कुछ उकेर कर या फिर पेंटिंग करके उसको सजाते थे, उसको बनाते थे। जैसे देखिए ये वाला जो बीड आपको दिख रहा है, इस बीड में या फिर यहाँ पर जो बीड है इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ उसके ऊपर पेंटिंग टाइप करके बनाया। फिर इनके मोतियों के प्रकार भी देखिए, ये कितना सिलेंड्रिकल है, ये कितना छोटा सा है। फिर ये जो आप सफ़ेद वाला देख रहे हैं, ये जो सफ़ेद वाला देख रहे हैं, ये स्टेटाइट के हैं। तो स्टेटाइट के इसमें देखिए जो जो बीड्स हैं या मोती हैं, वो कितने सॉरी मन के हैं, वो कितने स्मॉल हैं या और फिर कितने चपटे हैं। तो इसको हम लोग डिस्क आकार का कहते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग ये वाला जो देख रहे, यहाँ पे जो देख रहे होंगे, इसमें देखिए ये नोड सी निकली हुई है। तो ये नोड में भी सोने की ही होंगी। तो ये कंपोजिट टाइप की होगी जिसमें पत्थर और सोना दोनों मिलाकर उन्होंने मन के बनाए हैं। देन अब आते हैं हम लोग मोती बनाने की जो तकनीक थी, वो कौन सी तकनीक थी। तो मोती बनाने की जो तकनीक सामग्री के अनुसार अलग अलग होती थी। कि मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी मोती को बनाने के लिए एक ही तकनीक यूज़ कर रहे हैं। अगर अलग अलग मोती हैं तो उनको अलग अलग तरीके से काम किया जाता था। जैसे लाइक स्टेटाइट जो है वो एक बहुत ही नरम पत्थर है, तो इस पे काम करने के लिए एक अलग तकनीक होती थी। और कुछ मोती ऐसे भी होते थे स्टेटाइट के कि पहले स्टेटाइट पत्थर को पाउडर में बनाया जाता था, पाउडर को फिर पेस्ट में कन्वर्ट किया। और पेस्ट में कन्वर्ट करने से एक फ़ायदा ये हो जाता था कि उसको जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। जबकि ये बाकी जो पत्थर के अगर मोती बनाएंगे तो उसमें यह पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अगर कठोर पत्थर का हम मोती बना रहे हैं तो उसको अमूमन क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप ही देना पॉसिबल होता है। बट अगर आपके पास पेस्ट है किसी चीज़ का, है ना, किसी पाउडर से आपने उसको पेस्ट बना लिया है, तो पेस्ट बनाने के बाद आप उसको कोई भी मनवांछित आकार दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो स्टेटाइट के माइक्रो बीट्स हैं इनको कैसे बनाया जाता था। तो अभी भी ये पुरातत्विद या आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक पहेली बनी हुई है। और फिर पुरातत्विदों को अनेक प्रयोगों से पता चला है कि जो कार्नेलियल पत्थर का लाल रंग होता था वो विभिन्न चरणों में
पीले रंग के कच्चे माल और मोतियों को पकाने से प्राप्त हुआ है। तो मतलब ये जो आप बीड्स देख रहे हैं ये कार्नीलियन बीड्स हैं। अब इसका आपको जो रेड कलर दिख रहा है वो पीले रंग के पत्थरों को और मोतियों को पकाने से हुआ है। मतलब आग की भट्टी में पकाते होंगे वो लोग, तब इसमें ये रेडिश कलर आ जाता था। फिर पत्थर के जो नॉड्यूल्स होते हैं या पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनको पहले खुरदरे आकार में काट लिया जाता था। फिर उनको बाद में उसको पॉलिश करके पीसने या चमकाने या ड्रिलिंग के थ्रू उसको मनके का आकार दिया जाता था। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये काम करते कहाँ थे, मतलब ये जो बीड्स बनाने का काम था या फिर बीड्स बनाने के लिए जो सेंटर होते थे वो कहाँ होते थे। तो बहुत सारे स्थल हैं जैसे लाइक चन्हुदड़ो, लोथल और धोलावीरा। यहाँ पे हमें ड्रिल पाए गए हैं। ड्रिल मतलब जिसकी हेल्प से मनकों के बीच में छेद किया जाता था। देन अब अगेन वही क्वेश्चन आया कि हमारे पास जो ये हमें मनके मिले हैं तो मनके कहीं ना कहीं बनते होंगे, तो उनको उन स्थलों की खोज कैसे करते हैं, मतलब उन स्थलों की खोज मतलब कि इतने सारे हड़प्पा के स्थल हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये जो चन्हुदड़ो है या फिर लोथल है, ये दो स्थल पर मनकों का निर्माण होता था। तो देखो जैसे ये एक चित्र दिया है, अब ये चित्र का रिलेशन हड़प्पा सभ्यता से नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लगाया गया है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे बहुत ही डिस्कार्डेड या वेस्ट मटेरियल है। तो ये एक फैक्ट्री साइट है जहाँ पे स्टील का उत्पादन होता है और वहाँ पर जो भी आइटम बनाया जाता था तो उससे जो डिस्कार्डेड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल है उसको ऐसे एक जगह पे फेंक दिया गया है। तो ये उसी की फ़ोटो है। अब मैंने क्या बताया आपका कि इसका फ़ोटो का रिलेशन हड़प्पा से बिल्कुल भी नहीं है, हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल भी नहीं, ये बस आपको समझाने के लिए लगाया गया है। तो इसी तरीके से जब आर्कियोलॉजिस्ट को या पुरातत्वविद को सेंटर्स की यानी जहाँ पे मनकों का निर्माण होता था उनकी अगर तलाश करनी हो तो वो क्या करते थे, डिस्कार्डेड मटेरियल्स की तलाश करते थे कि जहाँ पर भी खारिज किए गए या बेकार फेंके गए सामान जिससे मनके बनाए जाते थे वो मिल जाते थे। तो वो डिसाइड करते थे कि अच्छा ये जो स्थल है ना ये ही स्थल उत्पादन का केंद्र रहा होगा। तो वास्तव में अपशिष्ट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं को बनाने के लिए शल या पत्थर काटा जाता है तो इन सामग्रियों के टुकड़े उत्पादन स्थल पर अपशिष्ट के रूप में त्याग दिए जाएंगे। मतलब जहाँ भी बनाया गया है, जैसे अगर शंख की चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं, शंख की चूड़ियाँ बनाने के लिए एक प्लेस था बालाकोट। तो बालाकोट में हमें बहुत सारा शंख वेस्ट में मिला है। जब उसकी चूड़ियाँ बना रहे हैं तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलेगा। तो जो वेस्ट मटेरियल निकला ना उसकी हेल्प से हम पता लगा पा रहे हैं कि वहाँ पर शंख की चूड़ियाँ बनती थी। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो वेस्ट मटेरियल निकला है वो एकदम ही वेस्ट है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने मान लो सपोज़ करो कोई एक बड़ा पत्थर लिया, बड़े पत्थर की कोई मूर्ति बना दी, अब उसमें बहुत छोटे छोटे पत्थर आपके वेस्ट मटेरियल निकल गए। तो बट आपने क्या किया, उन छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ करके छोटी छोटी मूर्तियाँ बना दी। तो यही चीज़ यहाँ पे भी शामिल होती है कि अगर आपने कोई मटेरियल लिया और उससे जैसे लाइक देखो बड़े अपशिष्ट टुकड़ों को का उपयोग छोटी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े आमतौर पर कार्य क्षेत्र में छोड़ दिए जाते थे। ये निशान बताते हैं कि छोटे विशेष केंद्रों के अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में भी शिल्प का उत्पादन किया जाता था। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े मिले ना हमें डिस्कार्डेड, उन्हीं की वजह से हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर जगह उत्पादन केंद्र थी या वहाँ पे किसी चीज़ का उत्पादन होता था। देन अब अगर हम लोग शिल्प केंद्र की बात करें कि कौन कौन से सेंटर्स थे जहाँ पे इनका उत्पादन होता था, तो देखो एक बार फिर से हम लोग समझते हैं कि पहले तो हमने समझा कि शिल्प उत्पादन उद्योग में हमने मोती बनाना की जो मोतियों की चर्चा थी ना उनकी करी। तो मोतियों की पहले हमने देखा कि तकनीक क्या थी, कैसे मोती बनाए जाते थे, मन के बनाए जाते थे। फिर हमने देखा कि अगर हमें ये पता लगाना हो कि कहाँ पे मोती बनाए जाते थे तो हम लोग कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, तो हमने उसकी चर्चा की। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमें कौन से स्थल मिले हैं जहाँ पे मोती बनाए जाते थे। तो मोहनजोदड़ो की तुलना में चन्हुदड़ो एक छोटी बस्ती है, लगभग 7 हेक्टेयर। तो देखो मोहनजोदड़ो का टोटल एरिया 125 हेक्टेयर है, बट एक बस्ती है चन्हुदड़ो जिसका जिसका साइज़ है 7 हेक्टेयर। अब अगर आप मैप में देखोगे तो चन्हुदड़ो यहाँ पर है, चन्हुदड़ो यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जो सेंटर है, ये जो साइट है, ये पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनका बनाना, मोती बनाना, सीप काटना, धातु कार्य, मोहर बनाना, वजन वजन मतलब बाट का निर्माण इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से नागेश्वर और बालाकोट मैंने बताया था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बालाकोट और नागेश्वर से हमें क्या मिल रहा है, शंख की चूड़ियाँ, शंख के सीप की और जो आइटम्स होते हैं, गुड्स होते हैं, उनको बनाने का काम है ना, ये सब बनाया जाता था। इसी तरीके से संभावना है कि चन्हुदड़ो और लोथल से तैयार उत्पाद जैसे मोती मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों में ले जाए जाते होंगे। इट मीन्स ये है कि ये जो चन्हुदड़ो है, नागेश्वर है, बालाकोट है और लोथल है, ये सब क्या है, ये उत्पादन सेंटर हैं। अब यहाँ पे उत्पादन होता है तो कहीं ना कहीं इसके खरीदार भी होंगे,
और नॉर्मली ख़रीदार कहाँ होंगे, वो बड़े बड़े शहरों में होंगे। तो इसीलिए ये जो उत्पादन सेंटर है जहाँ पे मोतियों का निर्माण होता है, यहाँ से उत्पादन होने के बाद वो जो मोती हैं या और शंख की चूड़ियाँ हैं या और भी और आइटम हैं, तो वो सब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में लिए जाते होंगे। तो अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हड़प्पा के जो लोग थे वो विभिन्न केंद्रों पर मोतियों का या मनके का निर्माण करते थे। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि वो इतने सारे शिल्प उद्योगों को स्थापित कर रखा था, तो उसके लिए वो लोग चीज़ें कहाँ से लेके आते थे। तो पहला जो उनका सोर्स था वो हड़प्पा क्षेत्र के भीतर था। मतलब अगर उनको शंख की चूड़ियाँ बनानी हैं या फिर अलग अलग तरह के पत्थरों के बीड्स या फिर मनके बनाने हैं, तो उसका पहला जो स्रोत है वो हड़प्पा सभ्यता के भीतर है। मतलब ये जो हमें हड़प्पा सभ्यता का कहीं भौगोलिक एरिया दिख रहा है, इसके भीतर से ही वो लोग मतलब अपने डोमेस्टिक मार्केट से या जो इलाके उनके कंट्रोल में थे वहीं से वो लोग लाते थे। जैसे नागेश्वर और बालाकोट में उन्होंने बस्तियाँ स्थापित की जहाँ पे उन्हें यहाँ शैल नहीं है, ये शंख है, जहाँ पे उन्हें शंख उपलब्ध आसानी से हो जाते थे। फिर हमें पता है कि जैसे देखिए ये जो स्थल यहाँ पर है ये है शोरतुग है, ये अफगानिस्तान में स्थापित है। और ये जो शोरतुग है ये है लेपिस लजूली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे अच्छे स्रोत होते थे। अब लेपिस लजूली क्या है, ये एक नीला पत्थर होता है जो बहुत ही मूल्यवान होता था। फिर कार्नेलियन जो हमने देखा था कि वो रेड कलर का हो जाता है गर्म करने के बाद, तो वो लोथल से मंगाया जाता था। ये गुजरात के भरूच जगह में मिलता है हमें। फिर स्टिएटाइट जो पत्थर है जो बहुत ही कोमल होता है, वो दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मंगाया जाता था। फिर जो धातुएं थी वो राजस्थान के स्रोतों के पास से वो लोग मंगाते थे। तो ये वो स्थल हैं जो हड़प्पा वासियों के कंट्रोल में थी या उनके भौगोलिक इलाके के अंदर आती थी, जहाँ से वो लोग विभिन्न सामग्री को मंगाते थे। देन अगर हम लोग सेकंड स्रोत की बात करें, दूसरे स्रोतों की बात करें, तो वो था हड़प्पा क्षेत्र के बाहर की से। मतलब ऐसे क्षेत्र जो हड़प्पा क्षेत्र हड़प्पा के बाउंड्री से बाहर थे बट भारत के अंदर ही स्थित थे, यानी अपने भारतीय उपमहाद्वीप में ही स्थित थे। जैसे अगर उनको तांबा चाहिए था तो वो खेतड़ी क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ से मंगाते थे। अब जो खेतड़ी क्षेत्र है ना, वो ये जोधपुरा गणेश्वर कल्चर है, वहाँ से मंगाते थे। अब ये जोधपुरा जो गणेश्वर कल्चर है ये हड़प्पा के समकालीन तो है बट हड़प्पा का भाग नहीं है। फिर इसी तरीके से अगर उनको सोना मंगाना होता था तो वो दक्षिण भारत में जो सोने की खानें हैं वहाँ पर वो लोग अभियान भेजते थे। और ये जो अभियान जाते थे वो स्थानीय समुदायों के संचार स्थापित करके उनसे सोना प्राप्त करते थे। फिर इन क्षेत्रों में स्टेटाइट माइक्रोबीट जैसी हड़प्पा कलाकृतियों की हमें प्राप्ति भी हुई है। इन क्षेत्रों मतलब जैसे ये जोधपुरा कल्चर है, आहार बनास है, कायथा है और अन्य क्षेत्र जहाँ से वो लोग चीज़ों को मंगाते थे, तो वहाँ पे हमें हड़प्पा कलाकृतियों की प्राप्ति हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये लोगों का संपर्क अपनी समकालीन संस्कृतियों से भी था। जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने गणेश्वर जोधपुरा कल्चर का कि खेतड़ी क्षेत्र में पुरातत्वविदों द्वारा गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कहे जाने वाले साक्ष्य मौजूद हैं, जहाँ पर हमें विशिष्ट गैर हड़प्पा मिट्टी के बर्तन, तांबे की वस्तुओं की असामान्य संपदा मिलती है। और ये संभव है कि इस क्षेत्र के निवासियों ने हड़प्पा वासियों को तांबा उपलब्ध कराया होगा। फिर अब हम लोग बात करते हैं ऐसे क्षेत्रों की जो हड़प्पा क्षेत्र से बाहर थे, और ये ऐसे क्षेत्र हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर हैं। इसके पहले हमने ऐसे क्षेत्रों की बात की थी जो हड़प्पा क्षेत्र से तो बाहर हैं पर वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर हैं। पर अब हम लोग उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर हैं। ठीक है, तो इसमें पहला स्थल है ओमान। अब जो ओमान है वो वहाँ से हड़प्पा के जो लोग हैं वो तांबा मंगाते थे। अब ये ओमान कहाँ है, ये अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित है। और अगर हम लोग रासायनिक विश्लेषण के जो रिजल्ट आए हैं उसको इस पर विश्वास करें तो हमें पता चलता है कि ओमानी तांबे और हड़प्पा कलाकृतियों दोनों की में निकल के जो निशान है वो एक समान उत्पत्ति की संकेत देते हैं। इसका मतलब ये है कि तांबा के अंदर जो निकल के अवशेष है ना वो ओमान और हड़प्पा कलाकृतियों में हमें समान मिले हैं। फिर ओमानी स्थलों से हमें एक विशेष प्रकार का बर्तन मिला है जो काली मिट्टी की मोटी परत से ढका हुआ है और जिसे हम लोग हड़प्पा जार भी कहते हैं। अब जैसे ये जो जार है ना, ये वही जार है जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। और ये जो इसके ऊपर जो काली परत है मोटी सी, वो क्या करती थी, वो तरल पदार्थों के रिसाव को रोकती थी। फिर अब हमें ये तो नहीं पता है कि इसमें क्या लिया जाता था, क्या लेके आया जाता था, बट ये तो कन्फर्म है कि हड़प्पा का ओमान वासियों के साथ संपर्क था। और मे भी हो सकता है कि इन बर्तनों में वो लोग तांबे का आदान प्रदान करते होंगे। फिर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के ग्रंथों को अगर हम स्टडी करें तो उसमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग मगन नाम के देश से क्या करते थे, तांबा मंगाते थे।
तो जो पुरातत्वविद हैं उनका ये मानना है कि जो मेसोपोटामिया के ग्रंथों में या फिर उनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके अंदर अगर हमें जो मगन नाम का देश का चर्चा मिल रहा है ना, तो ये मगन कोई और नहीं है, ये मगन जो है वो ओमान ही है। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें भी मेसोपोटामिया के स्थलों पर जो तांबा में निकल के अंश मिले हैं ना, वो पहले वाले जो हड़प्पा में मिले हैं वो उसके समान ही हैं। देन अगर हम दूसरे सेंटर की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया से भी आदान प्रदान करते थे। अब ध्यान देने योग्य है कि मेसोपोटामिया के ग्रंथों में दिलमुन जो कि बहरीन है, मगध और मेलुहा नाम के शहरों से उनके संपर्क होने के लिखित साक्ष्य हमारे पास हैं। तो अब इसमें जो ये जो मेलुहा वर्ड है ना, ये मेलुहा शब्द जो है वो हड़प्पा क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोग किया जाता था। अब जब वो मेलुहा से संपर्क की बात करते हैं और मेलुहा से मंगाई हुई चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग कार्निलियन, लेपिस लजूली, तांबा, सोना और लकड़ी की किस्में का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने अगर पिछले साल 11th क्लास में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को अच्छे से पढ़ा है तो आपको वहाँ पता होगा कि वहाँ पे स्टोन और मेटल और वुडन यानी पत्थर, धातु और लकड़ियों की उतनी अच्छी उपलब्धता नहीं है, इसीलिए वो लोग बाहर से मंगाते थे। तो ये चीज़ें वो लोग कहाँ से मंगाते थे? मेलुहा नाम की जगह से मंगाते थे। और मेलुहा क्या है? पुरातत्वविदों का मानना है कि जो मेलुहा शब्द है वो भारतीय उपमहाद्वीप की जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, वहाँ से ये लोग मंगाते थे। फिर एक मेसोपोटामिया के अंदर एक मिथक है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि जो मेलुहा के बारे में है कि आपका पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज़ शाही महल में सुनी जाए। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, उनका मानना है ये जो हाजा पक्षी है ना, ये और कोई नहीं है, ये मोर है। और जो मोर है वो कौन जगह पे होता है? ये भारतीय उपमहाद्वीप में होता है। फिर ये संभावना है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया के साथ संचार समुद्र रास्ते के साथ हुआ हो। और मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा को नाविकों की भूमि के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसके अलावा हमें मोहरों पर जहाज़ों और नावों के चित्रण भी मिलते हैं। तो ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया, इन तीनों के साथ जो संपर्क है ना मेलुहा का, वो आप देख रहे हो यहाँ से ये ऐसे वाटर के थ्रू भी होता था। फिर हमने एक चीज़ अभी बात पढ़ी थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक प्लेस है शोरतुघई, है ना? तो हड़प्पा वासी शोरतुघई के माध्यम से भी स्थल मार्ग से मेसोपोटामिया के साथ संपर्क साधते थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाट। बाट का मतलब सिंपल ये है कि जिससे हम लोग वजन करते हैं। तो ये जो बाट होते हैं ये नॉर्मली चर्ट नाम के पत्थर के बने होते थे और ये घन आकार के यानी क्यूब होते थे और इनके ऊपर कोई भी साइन या कोई भी चिन्ह नहीं होता था। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये सब इतने सारे बाट रखे हुए हैं और ये सब क्यूब के आकार के हैं और इनके ऊपर कोई भी चिन्ह या कोई भी आकृति या किसी तरह का कोई भी चित्र नहीं बना हुआ है। अब ये जो बाट होते थे ये 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करते 12,800 तक जाते थे, यानी बाइनरी के थे। जबकि ये जो थे ये लोअर डिजिट के या लोअर वैल्यू के होते थे और जो हाईएस्ट वैल्यू के होते थे वो डेसिमल यानी दशमलव प्रणाली पर निर्भर करते थे। अब छोटे बाटों का उपयोग संभवतः आभूषणों और मोतियों को तौलने के लिए किया जाता होगा और धातु के तराजू भी हमें हड़प्पा सभ्यता से हमने पाए हैं। यानी ये जो छोटे बात है ना, ये जो छोटे बातें जो कम वजन के हैं, इनका उपयोग वो लोग शायद आभूषणों को या जो मूल्यवान धातु होती है जैसे लाइक सोना चांदी उसको तोलने के लिए वो लोग करते होंगे। देन अब हमारा नेक्स्ट है सील और सीलिंग। तो इसका पहले मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। जैसे देखिए आप कि ये जो है ये वाला ये सील है, इस पे एक आकृति खुदी हुई है और जब इसको हम लोग किसी मिट्टी पर या नरम सतह पर हम लोग उसको दबाएंगे तो इस तरीके की आकृति बन जाती है। तो ये जो है ये सीलिंग है। तो ये सील हो गया और ये सीलिंग हो गया। अब देखते हैं कि इसका उपयोग किस काम में किया जाता था। तो नॉर्मली क्या होता था कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माल को या किसी उत्पादन को भेजना है तो उसको क्या करते थे एक बोरे में डाल के और उसको नॉट से मतलब उसको रस्सी से बांध देते थे। और रस्सी के बांधने के बाद जहाँ पे उसका नॉट होता था, यहाँ जहाँ उसको बांधा है वहाँ पे ऐसे मिट्टी लगा के उसके ऊपर ये स्टैंप मार देते थे। तो इसका क्या फ़ायदा होता था? इसका फ़ायदा ये होता था कि अगर ये जो सील है बगैर डिस्टर्ब हुए अपनी डेस्टिनी पे या जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ पहुँच गई सही सलामत, तो इट मीन्स इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। और अगर ये डिस्टर्ब हो गई तो इट मीन्स इसके अंदर किसी ने छेड़छाड़ की है। तो और इसके साथ साथ अगर ये सील के ऊपर जो इम्प्रेशन होता था ना, तो संभवतः इम्प्रेशन से ये भी पता लगाया जाता था कि मतलब कोई चीज़ किस पर्सन ने भेजी है ना, ये भी पता चल जाता था। तो इस तरीके से सील और सीलिंग का यूज़ होता था। ये ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आस्पेक्ट है।
तो अब तक आपने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स या वीडियोस देखे हैं उसमें आपको एक चीज़ तो समझ में आई कि हड़प्पा जो है वो एक सभ्यता है। और ये किस प्रकार की सभ्यता है? ये एक नगरीय सभ्यता है जहाँ पे हमें सब कुछ सिस्टम से देखने को मिलता है। सिस्टम से देखने का मतलब ये है कि आप देखिए यहाँ पर ये ईंटों के घर बनाए हैं, और इन ईंटों के जो ये जो ईंटों के घर बने हैं इसमें ईंटों के साइज़ मानकीकृत हैं। मानकीकृत का मतलब सिंपल ये है कि अगर आप गुजरात जम्मू से लेकर गुजरात तक चले जाएं आपको ईंटों का साइज़ सेम मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप इन सील्स को देखेंगे तो सील्स के ऊपर जो अंकन किया गया है, उनके ऊपर जो भी कुछ लिखा गया है जिसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, उनके जो सिंबल्स हैं वो भी हमें एक जैसे देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम लोग और बात करें तो हमने बीड्स यानी मनकों की बात करी थी, मोतियों की बात की थी। तो मोती भी हमें देखते हैं कि जम्मू से लेकर गुजरात तक हमें मोती की जो बनावट है, उनके बनाने की शैली है, वो सब एक जैसी मिलती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग मृद भांडों के प्रकार की बात करें तो उसमें भी हमें काफ़ी समानता देखने को मिलती है। तो इतना तो तय है कि ये हम जो विशेषताएं देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिनकी अभी हमने चर्चा की है, वो एक यूनिफॉर्मिटी या एक रूपता लिए हुए हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें एक ही जगह बनती थी और वहाँ से जगह जगह पर ट्रांसफ़र होती थी, ऐसा नहीं है। इसके अलग अलग सेंटर्स थे। तो फिर अब प्रश्न ये होता है कि जब अलग अलग सेंटर्स थे तो इनकी जो यूनिफॉर्मिटी है या एकरूपता है उसको कैसे नियंत्रित किया जाता था। तो इसी आधार पे हम लोग ये तथ्य निकालते हैं कि निश्चित रूप से कोई ना कोई राजनीतिक सत्ता रही होगी जो इन सभी चीज़ों को जिसकी हमने चर्चा की है उसकी एकरूपता को वो लोग विभिन्न नगरों में मेंटेन करते थे या फिर नियंत्रित करते थे। तो जैसा कि हमने बताया कि उदाहरण के लिए मिट्टी के बर्तन, मोहरे, बाट, ईंट में हड़प्पा की कलाकृतियों की असाधारण एकरूपता को ले लें तो ईंटें हालांकि स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र में उत्पादित नहीं होती थी, लेकिन जम्मू से लेकर गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात में थी, मतलब उनका रेशियो सेम था, उनकी बनावट सेम है। फिर विभिन्न कारणों से विशिष्ट स्थानों पर रणनीतिक रूप से बस्तियां स्थापित की गई। इसके अलावा ईंट बनाने, विशाल दीवारों और चबूतरों के निर्माण के लिए श्रमिकों को जुटाया गया। अब इन गतिविधियों का आयोजन किसने किया? मतलब हम लोग ये जो सारी गतिविधियां देख रहे हैं, इतना निर्माण कार्य हो रहा है और उसमें जो एकरूपता दिखाई दे रही है वो एकरूपता बगैर किसी नियंत्रण के पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो अब हमें इतना तो पता चल गया कि हड़प्पा सभ्यता में कोई ना कोई प्राधिकरण अथॉरिटी थी जो इन सभी चीज़ों को मेंटेन या रेगुलेट कर रही थी। तो पहले हमने देखा कि कौन कैसे हम लोग ये जान पाते हैं कि वहाँ पे कोई राजनीतिक सत्ता थी कि नहीं। अब हमने ये जान लिया कि वहाँ निश्चित रूप से कोई राजनीतिक सत्ता थी, अन्यथा इस तरीके से मेंटेन तरीके से इतना कुछ कर पाना संभव नहीं है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक मतलब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, और उसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमने अंदाज़ा लगाया हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि वहाँ पे राजनीतिक सत्ता थी, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि राजनीतिक सत्ता किस प्रकार की थी। तो इसमें सबसे पहले हमारी जो समस्या ये है कि हम लोग जब भी राजनीतिक सत्ता के रूप की या उसके प्रकार की चर्चा करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी है वो पुरातात्विक रिकॉर्ड के आधार पर है। और पुरातात्विक रिकॉर्ड हमें ये तो बताते हैं कि वहाँ पे किसी न किसी प्रकार का राजनीतिक नियंत्रण था, बट वो नियंत्रण किस प्रकार का था इसके बारे में हमें नहीं बताते हैं। तो सबसे पहली समस्या ये है। अब कई बार मोहनजोदड़ो में जो बड़ी इमारतें मिली हैं उनमें से एक इमारत को पुरातत्वविदों ने महल के रूप में या पैलेस के रूप में लेबल किया है, पर इसके बारे में सभी के सभी लोग सहमत नहीं हैं। फिर आप ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये पुजारी की मूर्ति है। इसे पुजारी राजा की मूर्ति भी कहा जाता है। अब इसे पुजारी राजा की मूर्ति ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, शुरुआत में ऐसा माना गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो ओरिजिन है वो यहाँ के लोगों की उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये मेसोपोटामिया के लोगों की उपलब्धि है। मतलब मेसोपोटामिया के लोगों से हम लोगों ने इंस्पिरेशन लेके, हम लोग मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों ने इंस्पिरेशन लेके सभ्यता की शुरुआत की। तो जो पुरातात्विद थे उनका मानना था कि जिस तरीके से मेसोपोटामिया के अंदर मंदिरों का और पुजारियों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में भी इसकी भूमिका है। और जब इस तरह की ये जो मूर्ति है या स्टैचू है ये निकल के आई तो लोगों ने इस चीज़ को और पुरजोर तरीके से बताया कि ये जो स्टैचू है ये एक पुजारी राजा की स्टैचू है। अब हम लोग इसमें समस्या ये है, इसको पुजारी राजा के रूप में मानने में समस्या ये है कि हमें किसी तरह के हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं
जिससे जैसा कि हमें मेसोपोटामिया में मिले हैं। अब फिर कुछ पुरातात्विद मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो राजनीतिक सत्ता थी उसका स्वरूप धार्मिक था। मतलब धार्मिक सत्ता का उपयोग उन्होंने राजनीतिक शक्ति के रूप में किया था और उसी के आधार पर वो लोग नगरों को मेंटेन करते थे। बट अगेन वही समस्या आती है कि पुरातत्व की दृष्टि से हम इसको समझ पाने में अभी भी असमर्थ हैं। अब कुछ अन्य व्याख्याएं भी हैं जहां पर कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई भी शासक नहीं है और सभी को समान दर्जा दिया गया है। जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो विभिन्न नगर हैं वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सभी नगरों पर कोई एक राजा राज नहीं कर रहा था, बल्कि सभी नगरों पर या वहाँ पे बहुत सारे शासक थे। जैसे मोहनजोदड़ो का अलग शासक, हड़प्पा का अलग शासक। फिर कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि जो हमें कलाकृतियों में समानता मिली है या फिर नियोजित बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, ईंटों के आकार में जो मानकीकरण मिला है, स्टैंडर्डाइजेशन मिला है, फिर कच्चे माल की उपस्थिति को देखते हुए हम लोग देखें कि बस्तियों की जो स्थापना की गई है उसके आधार पर वो लोग कहते हैं कि इतना सब कुछ कर पाना अलग अलग शासकों के बस की बात नहीं है, उनके बीच में संतुलन बैठाना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए ये पूरा का पूरा जो सभ्यता थी वो कोई एक ही राज्य था। अब अंतिम में हम लोग यही कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता तो हड़प्पा सभ्यता में थी, नो डाउट। बट वो किस तरह की थी ये पता लगा पाना हमारे लिए अभी भी बहुत कठिन है। इससे रिलेटेड जो व्याख्याएं थी हमने उनकी चर्चा की, पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा जो जानकारी का आधार है वो पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसी आधार पर हम लोग पुरजोर तरीके से किसी एक व्याख्या का समर्थन नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग इन सभी व्याख्याओं को अपने आंसर्स में लिख ज़रूर सकते हैं, बट अंतिम में हमें यही लिखना पड़ेगा कि पुरातात्विक आधार पे व्याख्या करने में अपनी समस्याएं होती हैं और उसे पूरे सभ्यता पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग को देखना है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बीच में समानता थी या वहाँ पे भी किसी प्रकार की असमानता थी। तो अब समस्या ये हमारे आती है कि हमारे पास किसी प्रकार के उनके कोई धार्मिक ग्रंथ या किसी प्रकार का साहित्य तो उपलब्ध नहीं है। हमारी जो भी जानकारी है वो वहाँ के मतलब हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। तो अब हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर वहाँ के लोगों की सामाजिक स्थिति का अनुमान लगाना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग उनके शवाधानों को देखें, शवाधान मतलब उनकी कब्रों को देखें, जब लोग मर जाते थे तो वो हड़प्पा के लोग अपने लोगों को मरने के बाद दफना देते थे। तो अमूमन क्या होता था कि हड़प्पा सभ्यता में दफन करते समय मृतकों को आमतौर पर गड्ढों में रखा जाता था। मतलब इस तरीके के वो लोग क्या करते थे, गड्ढा बना के उसके अंदर उनको लिटा देते थे। अब इन कब्रों को जब हम लोग खोदते हैं तो हमें बहुत सारे आभूषण, मृतभांड और बर्तन मिलते हैं। इसके आधार पर हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि संभवतः हड़प्पा वासियों के अंदर मृत्यु के बाद जीवन का विश्वास था, तभी तो उन्होंने ये बर्तन रखे। उनको लगता था कि मृत्यु असल में मृत्यु नहीं है बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। तो अब जब मानव एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा है तो उन्हें इन बर्तनों की या आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए वो इन शवों के साथ इन मटकों को, आभूषणों को रख देते थे। अब जब हम लोग इन शवाधानों का स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इन शवाधानों में अगर महिला चाहे डेड बॉडी या शव जो है वो महिला का हो या पुरुष का हो, उन सब के साथ हमें उनके साथ मिलते हैं। और 1980 के दशक में हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा के कब्रिस्तान में खुदाई के दौरान एक पुरुष की खोपड़ी के साथ 3 शंख की अंगूठियाँ, एक जैस्पर, और जैस्पर क्या होता है, ये एक प्रकार का सेमी प्रीशियस स्टोन या फिर एक प्रकार का कीमती पत्थर होता है, फिर मनका और बहुत सारे सूक्ष्म मनकों का एक आभूषण भी मिला है। फिर कुछ मामलों में हम देखते हैं कि मृतकों को के साथ जो है तांबे का दर्पण भी दफनाया जाता है। तो ये देखिए, ये तांबे का दर्पण है और अ, ये भी हमें उनके साथ मिला है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो हड़प्पा के लोग मृतकों के साथ कीमती चीज़ों को दफनाते नहीं थे। वो ज़्यादातर उनके डेली यूज़ की या जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें होती थी उनको दफनाते थे, और जो कीमती चीज़ें हैं या लग्जरियस आइटम हैं, उनको, विलासिता से रिलेटेड जो आइटम्स हैं, उनको नहीं दफनाते थे। अब पुरातात्विद क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को जो हमें इनके शवाधानों में मिली हैं उनके आधार पर ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कैसा उनका समाज था, कि उनके बीच में किसी प्रकार की सामाजिक विभिन्नता या विभेदता या असमानता उपलब्ध थी या नहीं थी। जैसा वो इस तरीके से लगाते हैं कि अगर कोई अमीर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अगर
उनके हड़प्पा वासियों के लोगों के बीच में ये प्रचलित था कि मृत्यु के बाद जीवन होता है और उस जीवन को जीने के लिए कुछ नए सामग्री की ज़रूरत होती है। तो अगर अमीर व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो वो निश्चित तौर पे वो अपने लोगों के अपने जो उनके रिलेटिव मर गए हैं उनके साथ ज़्यादा बर्तन या फिर और ज़्यादा मतलब विलासिता की चीज़ें रखेंगे। और अगर किसी गरीब व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसके साथ उतने बर्तन या उतनी विलासिता की चीज़ें नहीं मिलेंगी जैसे कि अमीर व्यक्ति के साथ मिली है। तो और फिर कभी कभी क्या होता था कि दफनाने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते थे उनमें भी अंतर पाया जाता था। जैसे आपने ये वाला ये जो कब्र है वो देखा, ये इस कब्र को सिर्फ उन्होंने क्या किया, खोद के और उसके अंदर एक आदमी को लिटा दिया है, और आदमी हो चाहे औरत हो उसको लिटा दिया और उसके चारों ओर उसके जो सिरहाने हैं वो बर्तन रख दिए हैं। बट अगर आप ये वाला शवाधान देखेंगे तो इसमें क्या आप देखते हैं उन्होंने गड्ढा खोदने के बाद उसके चारों ओर पत्थर लगाया, मतलब उसको उस शवाधान के लिए या कब्र के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया है। तो ये इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों किया है, क्योंकि वो पर्सन स्पेशल होगा। इस आधार पर पुरातत्वविद ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय पे मानवों के बीच में या हड़प्पा वासियों के बीच में समानता प्रचलित नहीं थी, बल्कि उनके अंदर भी असमानता थी, मतलब सभी लोग समान नहीं थे। फिर एक एक और आधार है जिसके आधार पर पुरातत्वविद ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि हड़प्पा वासियों में समानता थी कि नहीं थी। तो इसके लिए क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद, जो हम हड़प्पा सभ्यता से जो भी हमें कलाकृतियाँ मिली हैं उनको वो दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है उपयोगितावादी और एक है विलासिता। उपयोगितावादी का मतलब सिंपल मतलब है कि जो डेली यूज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो, और विलासिता मतलब लग्जूरियस आइटम्स। तो अब अगर पहले विभाजन की बात करें या उपयोगितावादी वस्तुओं की बात करें तो इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमें चक्की, मिट्टी के बर्तन, सुइयाँ और बॉडी स्क्रबर ये सब चीज़ें आती हैं जो आमतौर पर बस्तियों में हमें समान रूप से पाई गई हैं। लेकिन कई बार जो विलासिता वाली चीज़ें होती हैं वो अत्यंत दुर्लभ होती हैं, महंगी होती हैं, और इनका जो निर्माण होता है वो गैर स्थानीय सामग्रियों से, मतलब जो लोकली अवेलेबल चीज़ें नहीं होती हैं उनसे होता है। इनका उत्पादन भी उसमें लगने वाली जो तकनीक होती है वो जटिल होती है। जैसे एक रॉक है फेयंस। अब ये जो रॉक है ये नेचुरल रॉक नहीं है, इसको बनाया जाता था। तो जैसे लिखा है देखो, फेयंस जो है वो पत्थर और शंख ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन जो फेयंस है उसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। और कैसे किया जाता था कि ये बालू और स्फटिक जो पत्थर के चूर्ण है या चूरा है, उसमें गोंद को मिलाकर उसे बनाया जाता था, और उसके बाद उन पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, और इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे, और इसके मनके, चूड़ियाँ और छोटे बर्तन ये सब बनाया जाता था। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो कलाकृतियों के आधार पर पुरातत्वविद क्या करते हैं, जो भी कलाकृतियाँ मिली है ना उसको वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उपयोगितावादी और विलासिता। तो उपयोगितावादी जो है ना वो उनको ज़्यादा मिल रही है, और विलासिता वाली जो चीज़ें हैं वो कम मिल रही हैं और एक पर्टिकुलर नगर के हिस्से में ही मिल रही हैं। तो इसके आधार पर वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हड़प्पा वासियों के जो जो स्टेटस था या उनका जो सामाजिक स्टेटस था उसमें समानता नहीं है, उसमें भी वो असमानता है। फिर अब जब ये चीज़ें उन्होंने बताई कि आर्कियोलॉजिस्ट ने, कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, उपयोगितावादी होती हैं या फिर विलासिता वाली होती हैं। बट प्रॉब्लम उनके सामने तब क्या आ जाती है कि जब उनको देखने को मिलता है कि जो फेंस है जो कि दुर्लभ सामग्री है, क्योंकि हमने देखा कि उसको बनाने के लिए अलग ही तकनीक यूज़ होती है। तो जब ये जो दुर्लभ जो सामग्री है फेंस, उससे हमें जो सामग्री है उससे हमें रोज़मर्रा की चीज़ें यानी उपयोगितावादी चीज़ों का निर्माण करते हुए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए ये जो है आप ये आप देख रहे हैं, इसको स्पिंडल रोल कहते हैं। अभी इसका काम काम होता है, इसका काम होता है इसकी सहायता से कॉटन को इसके ऊपर लपेटा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ये पता लगाना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई किस तरीके से ये जो एक दुर्लभ सामग्री है उससे ऐसी चीज़ बनाई जा रही है जो कि उपयोगितावादी है। तो अगर हम ऐसी कलाकृतियों के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि मूल्यवान सामग्रियों से बनी दुर्लभ वस्तुएं आमतौर पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों में केंद्रित है, जबकि छोटी बस्तियों में शायद ही कभी पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए फेंस के जो छोटे बर्तन हैं जो शायद इत्र की बोतलों के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, ज़्यादातर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाए गए हैं और कालीबंगन जैसी बस्तियों में नहीं पाए गए हैं। यानी ये जो वस्तुएं जो दुर्लभ चीज़ों से बनी हैं, है ना, बल्कि दुर्लभ चीज़ों से हैं लेकिन इनका डे टू डे चीज़ों में यूज़ होता है। तो बट ये चीज़ें हमें बड़े शहरों से मिल रही हैं, छोटे शहरों से नहीं मिल रही हैं। इसी तरीके से सोना भी दुर्लभ है और वर्तमान की तरह शायद कीमती भी उस समय होता होगा। तो ये जो
इसके आभूषण हैं वो भी हमें हड़प्पा स्थलों से पाए गए हैं, और उसके आधार पर भी ये लोग पुरातात्विक बताते हैं कि लोगों में समानता नहीं, उस समय पे असमानता थी। फिर एक और आधार उन्होंने डेवलप किया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब पुरातात्विक क्या करते हैं कि जो नगर थे, वहाँ के नगर की जो संरचनाएं थी उनके आधार पर वो दिखाते हैं कि देखिए समाज में वहाँ पे असमानता स्थापित थी। जैसे अगर हम लोग हड़प्पा, अभी हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में हड़प्पा के नगर योजना को पढ़ेंगे भी, बट उसका हम लोग थोड़ा सा रेफरेंस ले रहे हैं। इसका रेफरेंस क्या है, जैसे देखिए ये मोहनजोदड़ो का नगर है, उसका एक टाउन प्लानिंग है। ये जो नगर होता था नॉर्मली दो भाग में डिवाइड होता था। एक बड़ा भाग, बट वो थोड़ा सा नीचे बना होता था, जबकि एक छोटा सा भाग जो एक प्लेटफॉर्म पे बना होता था। तो मतलब नगर के अंदर ही दो भाग हैं। तो इस आधार पर पुरातात्विद या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि देखिए उस समय पे जो लोग थे उनके अंदर असमानता स्थित थी। क्यों? क्योंकि जो जन सामान्य है वो तो निचले भाग पे रह रहा है, बल्कि जबकि जो पावरफुल क्लास है वो ऊपर रह रही है। बट ये जो आधार है ये हर जगह पे काम नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी स्थल हैं जैसे धौलावीरा, लोथल, ये जो है ये स्थल पूरी तरीके से किलेबंद है, और शहर के भीतर भी के जो हिस्से हैं वो भी दीवारों से उनके अलग किए गए हैं। और अगर लोथल की बात की जाए तो इसका जो ऊंचाई पे स्थित भाग है उसको दीवार से घिरा भी नहीं है। तो इस तरीके से पुरातात्विदों के सामने बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और उन समस्याओं का सामना करते हुए भी वो अ, हड़प्पा लोगों के बारे में या उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में पता लगाने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। तो इस नगर योजना के बारे में पढ़ने से पहले हमने अपने पिछले सेगमेंट में ही देखा था कि कैसे हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित थे, जिसमें एक भाग जो निचला, जिसको निचला शहर कहा जाता था, और दूसरा भाग जिसको गढ़ी शहर या सिटिडल अंग्रेजी में कहते हैं। तो अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा और ऊंचा भाग जो कि पश्चिम में स्थित होता था। तो जो छोटा और ऊंचा भाग है वो ये वाला है जो पश्चिम में स्थित है। फिर एक बड़ा और निचला पूर्वी भाग होता था। तो ये दूसरा भाग जो बड़ा है पूर्व में स्थित है, और ये निचले स्तर पर है। पर ज़रूरी नहीं है कि सभी नगरों की जो संरचना है या उनका नियोजन है वो इसी प्रकार किया गया हो। जैसे धोलावीरा, जो कि ये जिसका नीचे डायग्राम दिया है, इसमें हम लोग देखते हैं कि धोलावीरा जो है वो तीन भागों में विभाजित है। इसी तरीके से लोथल भी जहाँ लोथल जिसका भीतर का जो गढ़ी वाला एरिया है वो दीवार से घेरा नहीं गया है, जबकि धोलावीरा में तीनों भागों को आपस में मतलब एक दूसरे से अलग करने के लिए उनको दीवारों से घेरा गया है। तो पहली चीज़, ज़्यादातर जो नगर हैं वो दो भागों में विभाजित हैं, निचला शहर और गढ़ी। और ये जो गढ़ी वाला शहर है जो पश्चिम में स्थित है, ये एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, इसीलिए निचले इसको ये निचले शहर से थोड़ा सा ऊंचाई पे स्थित है। फिर अब हम लोग देखते हैं केस स्टडी के थ्रू, मतलब हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली कि नगर अमूमन दो ही भागों में विभाजित होते थे। अब हम लोग मोहनजोदड़ो एक शहर है जिसके आधार पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जो नगर नियोजन से संबंधित मुख्य विशेषताएं हैं उसको स्टडी करेंगे। तो इट मीन्स अब हम लोग मोहनजोदड़ो का केस स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली एक बुनियादी विशेषता जो हमने अभी आपको बताई कि मोहनजोदड़ो जो है वो दो भागों में विभाजित है, एक छोटा जो कि ऊंचाई पर स्थित है, और दूसरा बड़ा जो कि निचला शहर है। फिर पुरातत्वविदों ने इसे क्रमशः गढ़ यानी जो बड़ा छोटा वाला भाग है जो प्लेटफॉर्म पे स्थित है उसको गढ़ी यानी सिटेडल, और निचला शहर यानी लोअर टाउन कहा है जो कि पूर्व भाग में स्थित है और निचले तल पर स्थित है। अब गढ़ की जो ऊंचाई है, मतलब हमने कहा ना कि ये पश्चिम में जो भाग है वो गढ़ी है और प्लेटफॉर्म पे स्थित है, तो इसका एक ही कारण, इसका क्या कारण है कि ये ऊंचाई पे स्थित है? क्योंकि इमारतों का निर्माण मिट्टी की ईंटों के प्लेटफॉर्म पे किया गया है। मतलब पहले यहाँ पे एक मिट्टी का प्लेटफॉर्म बनाया गया, फिर उसके ऊपर यहाँ पे जितनी संरचनाएं हैं उनका निर्माण किया गया है। फिर और ये जो भाग है गढ़ी वाला भाग, ये भी दीवारों से घिरा हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि निचले शहर से ये अलग है। मतलब पहले एक जैसे लग सपोज़ कीजिए ये पूरा मोहनजोदड़ो शहर है, फिर इसके अंदर जो निचला शहर है और जो गढ़ी शहर है उनको भी आपस में विभाजित किया गया है, और निचला शहर भी दीवारों से घिरा हुआ है। फिर अब हम लोग देखते हैं कि इस नगर नियोजन से संबंधित अगर विशेषता को देखें तो एक विशेषता है श्रम को जुटाने की। श्रम को जुटाने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें पता है कि ये जो पश्चिमी भाग है गढ़ी वाला भाग, ये एक प्लेटफॉर्म पे स्थित है, तो प्लेटफॉर्म को पहले बनाया गया होगा। अब इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म जिस पे एक नगर का एक हिस्सा
स्थित है उसको बनाने के लिए निश्चित तौर पर श्रम को जुटाया गया होगा। यानी कई इमारतें चबूतरे पर बनाई गई जो नींव के रूप में काम करती थी। और आर्कियोलॉजिस्ट ने या पुरातत्वविदों ने यह गणना की है कि यदि एक मजदूर प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी हटाता मतलब वहाँ पे लाके पाटता है, तो नींव रखने के लिए 4 मिलियन व्यक्ति दिनों की आवश्यकता पड़ेगी। इट मीन्स बहुत ही बड़े पैमाने पर श्रम को या लेबर को जुटाना पड़ेगा। तो इट मीन्स यहाँ से भी हम लोग एक अंदाज़ा निकाल सकते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई राजनीतिक सत्ता थी जो ये करवा रही है, क्योंकि बगैर राजनीतिक सत्ता के इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बना पाना संभव नहीं है। फिर अब दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, पहला तो श्रम जुटाया गया होगा नगर को बसाने के लिए। फिर दूसरी चीज़, जब उस पर जब चबूतरे एक बार बन गए तो शहर के भीतर सभी निर्माण गतिविधियाँ चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र की तक ही सीमित थी। इसलिए ऐसा लगता है कि बस्तियों की पहले योजना बनाई गई और फिर उसके अनुसार उसे लागू किया गया। मतलब पहले प्लेटफॉर्म बना दिया, प्लेटफॉर्म बनाने के बाद उस ये डिसाइड किया गया कि कहाँ पर कौन सी संरचना बनेगी और फिर उसके ऊपर उस संरचनाओं को बनाया गया। यानी पहले योजना की गई, फिर उसका क्रियान्वयन किया गया। देन अब अगर बात हम लोग ईंटों की करें, जिसका उपयोग मोहनजोदड़ो की और अन्य नगरों की जो सभ्यताएं हैं, अन्य नगरों की जो संरचनाएं हैं उनको बनाने के लिए किया गया। तो ये जो ईंटें हैं वो धूप में सुखाई जाती थी या तो फिर उनको आग की भट्टी में पकाया जाता था। बट दोनों ही प्रकार की ईंटों की एक मुख्य विशेषता है कि ये मानकीकृत है। मानकीकृत मतलब उनका साइज़ स्टैंडर्डाइज्ड है। मतलब जहाँ भी जाइए आप, जम्मू से लेकर गुजरात तक, आपको एक प्रकार की ही ईंटें मिलेंगी। तो इनकी जो ईंटें होती थी उनकी लंबाई और चौड़ाई जो होती थी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये एक दूसरे मतलब इनके बीच में अनुपात होता था, और अनुपात होता था 1:2:4 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बीच में। और ऐसी ईंटों का जो इस्तेमाल होता था सभी हड़प्पा बस्तियों में किया जाता था। फिर अगर अगली विशेषता को देखें तो हम देखते हैं यहाँ की जो नियोजित जल निकासी जो व्यवस्था थी वो बहुत उम्दा है। और इसकी तुलना अगर हम लोग मेसोपोटामिया से करें तो मेसोपोटामिया, आपने लास्ट क्लास यानी 11वीं क्लास में पढ़ा भी होगा मेसोपोटामिया के बारे में। तो वहाँ का जो नगर नियोजन था, वहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था थी वो बहुत ही बदतर अवस्था में थी। तो यदि निचले शहर की योजना को देखें तो हमें पता चलेगा कि जो सड़कें और गलियाँ हैं वो एक ग्रिड पैटर्न पे बनाई गई। ग्रिड पैटर्न का मतलब जैसे ये सड़कें हैं, ये बीच वाली सड़क है, और इसके बाद उसके अगल बगल में जो है वो घर होते थे। ओके, तो सड़कें और फिर उनके बीच में ऐसे गलियां दे दी गई हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब ऐसा लगता है कि पहले क्या किया गया होगा कि पहले एक जो प्लेन लैंड है या जो प्लेटफॉर्म वाला एरिया है वहाँ पर नालियाँ और गलियाँ बनाई गई होंगी और फिर उसके बाद में घर बनाए गए होंगे। मतलब अगेन वही प्लानिंग वाला काम किया गया होगा। अब अगर घरेलू जो अपशिष्ट जल है उसको अगर बाहर निकालना है, मतलब नाली के थ्रू उसको बाहर निकालना है, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि सभी घर की कोई ना कोई एक दीवार, जैसे यहाँ इस केस में आप देखो यहाँ पर ये दीवार है ना, तो वो दीवार घर की दीवार नाली से ज़रूर टच होनी चाहिए, ताकि वहीं से वो पानी निकल कर कहाँ जाएगा, नाली में जाएगा। अब अगर हम लोग घर के अंदर की बात करें कि घर के अंदर क्या होता था, मतलब घर के अंदर की संरचना कैसी होती थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोहनजोदड़ो के जो निचला शहर है वहाँ पे हमें बहुत सारे आवासीय भवनों के उदाहरण मिलते हैं। अब ये जो आवासीय भवन होते थे ये इनमें कई घरों में आंगन होते थे और आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। तो जैसे आप ये देखिए यहाँ पर ये बीच में ये आंगन है और आंगन के चारों ओर हमें घर दिख रहे हैं। फिर आंगन का जो उपयोग होता था वो संभवतः खाना पकाने में या फिर बुनाई जैसी गतिविधियों में होता होगा, और खासकर गर्म और शुष्क मौसम में, क्योंकि हम लोग आज भी देखते हैं कि जब नॉर्थ इंडिया में जब गर्मी रहती है तो ज़्यादातर लोग आंगन में बैठकर अपना जो दिन के जो काम होते हैं वो लोग वो करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि प्राइवेसी का ये लोग बहुत, गोपनीयता का या प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। और ये चीज़ देखी गई कि जो भूतल पे जो घर होते थे उनके दीवारों में खिड़कियाँ नहीं होती थी, और जो खिड़कियाँ होती भी थी तो वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मुख्य प्रवेश द्वार से आंतरिक भाग या आंगन का दृश्य सीधे नहीं दिखता था, अगर कोई पर्सन मुख्य द्वार पे खड़ा है तो मुख्य द्वार से उसको सीधे आंगन नहीं दिखेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, देखिए ये जो है ये इधर वाला, ये वाला नीचे वाला जो डायग्राम है, इमेज है, इसमें ये जो गेट है ये मुख्य है। तो मुख्य गेट से अगर कोई घुसता है तो उसको व्यू यहीं का दिखेगा, और जो आंगन है वो यहाँ है ना, तो इसलिए उसको वहाँ का दृश्य नहीं दिखेगा। फिर हर घर में ईंटों से बना अपना बाथरूम होता था, और दीवार के मध्य से नालियाँ सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। और कई बार हम लोग देखते हैं कि
हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे या मोहनजोदड़ो के नगर के जो घर थे, उनके अंदर हम लोग डबल स्टोरी बिल्डिंग भी देखते हैं। इट मीन्स हमें दूसरी मंजिल पर या छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं, जिससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर भी, ग्राउंड फ्लोर भी होता था और फिर फर्स्ट फ्लोर भी उसमें होता था। अब कई घरों में कुएं भी होते थे, जहाँ से हो सकता है कि पानी वो लोग यूज़ करते होंगे, और अक्सर एक कमरे में जहाँ बाहर से पहुंचा जा सकता था और राहगीरों का द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता होगा। फिर मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या जो थी वो तकरीबन 700 के करीब थी। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह रेसिडेंशियल एरिया ही हो या आम जो घर होते हैं वही रिहायशी घर होते हैं वही हों। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे हमें विशेष इमारत मिली है, और ज़्यादातर जो ये हमें विशेष इमारतें मिली हैं वो सिटाडेल वाले एरिया में, यानी गढ़ वाले एरिया में, यानी जो प्लेटफॉर्म पे बना होता था, पश्चिम की तरफ स्थित होता था, वहाँ पे हमें विशेष इमारतें मिली हैं। जैसे एक गोदाम, गोदाम का मतलब यहाँ पर है अन्नगार, अन्नगार मतलब जहाँ पर मुसीबत के समय इस्तेमाल किए जाने वाला या ज़्यादा मात्रा में जो अनाज बच जाता है उसको स्टोर करने के लिए रखा जाता था। तो ये एक विशाल संरचना है, और माना जाता है कि इसका जो निचला भाग है वो ईंटों से बना होता था, और जो ऊपर वाला भाग है वो लकड़ी से बना था, और लकड़ी का बना होने के कारण ये पहले ही नष्ट हो चुका है। तो ये जो आप अभी चित्र देख रहे हैं ये निचला भाग है जो पत्थर से बना होता था। अब एक और विशेष इमारत है मोहनजोदड़ो के अंदर, उसको हम लोग ग्रेट बाथ या महान स्नानागार कहते हैं। अब महान स्नानागार की अगर चर्चा करें तो देखिए ये महान स्नानागार का पिक्चर है, मतलब उसका लेआउट है, और असल में ये ऐसे इस समय अभी ऐसे दिखता है। तो अगर इसकी चर्चा हम लोग करें तो महान स्नानागार जो है वो एक आयताकार तालाब है जो चारों ओर गलियारे से घिरा हुआ है। तो देखिए ये जो है ये बीच में क्या है, ये आयताकार जो है वो स्नानागार है, और इसके चारों ओर क्या है, गलियारे हैं, चारों ओर इसके गलियारे हैं। ठीक है। देन उत्तर और दक्षिण की दिशा की तरफ से इसमें सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती हैं। तो ये उत्तर और दक्षिण की तरफ से सीढ़ियाँ जो है वो नीचे की तरफ जाती हैं, और ये जो इसका जो बॉटम एरिया है वो जिप्सम से बना हुआ था, जिसके कारण ये वाटर प्रूफ हो जाता था। इसके 3 तरफ कमरे हैं, और इनमें से एक में एक बड़ा कुआं है, और टैंक से पानी एक विशाल नाले में बहता है। फिर उत्तर की तरफ देखें तो एक गली के पार एक छोटी सी इमारत है जिसमें 8 बाथरूम हैं। एक गलियारे के प्रत्येक तरफ 4 हैं, और प्रत्येक बाथरूम से निकलने वाली नालियाँ गलियारे के साथ बहने वाली एक नाली के साथ जुड़ी है। अब अगर हम लोग इसकी संरचना की बात करें तो विद्वानों का ये मानना है कि ये जो संरचना है उसके हिसाब से ये पता चलता है कि ये एक स्नानागार था, और इसके अंदर लोग कुछ पवित्र दिवसों में या स्पेशल ओकेजन पे आके स्नान करते होंगे। तो उनकी ऐसी सोच इसलिए है क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं तो हिंदू धर्म में या ब्राह्मण धर्म में पानी के अंदर या जल में स्नान करने की जो पद्धति है वो अभी भी प्रचलित है, और उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो पुरातत्वविदों का या विद्वानों का ये मानना है कि हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म की जो विशेषता है ये हड़प्पा सभ्यता से ही चली आ रही है, या इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता से जोड़ सकते हैं। तो ये इट मीन्स इसके अंदर नहाना या बात करना, नहाना बात मतलब स्नान करना, BATH, तो उसको एक अनुष्ठान के रूप में देखा गया है। तो अभी तक के अध्याय में हम लोगों ने एक चीज़ समझ ली है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर मिल रही है। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखना जानते थे, उनके पास उनकी खुद की स्क्रिप्ट थी, परंतु उसको अभी हम पढ़ पाने में अक्षम हैं। इसी कारण हमारी जो जानकारी का मुख्य स्रोत है वो हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष है, और इसी कारण हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य इतिहास की कैटेगरी में रखा है। अब हम लोग जो हड़प्पा लिपि के बारे में अगर समझें तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि हड़प्पा की जो लिपि है आमतौर पर हमें उसके सील यानी मोहरों पर मिलती हैं, और ये जो मोहरें होती हैं ये अमूमन चौकोर या फिर आयताकार होती हैं। अब पुरातात्विद जब इन लिपियों का इन मोहरों का अध्ययन करते हैं तो उन्होंने एक चीज़ देखी है कि आमतौर पर एक ही पंक्ति में लिखा होता था, मतलब इसमें हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको एक ही पंक्ति में लिखा गया है। बहुत ही कम एविडेंसेस मिले हैं ऐसे जहाँ पे हमें उसके हड़प्पा लिपि के अवशेष हमें 2 पंक्तियों में मिले हों। तो ऐसे में पुरातात्विदों का मानना है कि संभवतः अगर वो एक पंक्ति में लिख रहे हैं तो ऐसे जैसे ये मोहरों पे इनमें हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन या फिर उनके लिपि के अवशेष मिल रहे हैं, तो उसमें उनका मानना है कि संभवतः ये या तो उनके मालिक का नाम, मतलब जिसने इशू की है उसका नाम, या फिर उसकी पोस्ट होती होगी। और कई बार विद्वान ये भी सुझाव देते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट हमें मिल रही है इसका जो मूल भाव है, जो उसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो उन लोगों को एक अर्थ बताता था
जो नहीं पढ़ पाते थे। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा है, ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है ये जिस इस सील में, उसमें तो वो मालिक का नाम या पदवी होगी, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो संभवतः इसको नहीं पढ़ पाते होंगे। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए ये चिन्ह होता है, या किसी एनिमल का चिन्ह, जो आमतौर पर कोई एनिमल का चिन्ह होता है। इसको अगर हम लोग और अच्छे से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे देश में इलेक्शन हो रहे हैं, अभी अभी ख़त्म हो चुके हैं अब तो इलेक्शन में हम लोग देखते हैं कि ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ईवीएम मशीन में क्या होता है कि पहले एक कैंडिडेट का नाम होता है, नाम के आगे उसका चुनाव चिन्ह होता है, फिर एक बटन होता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग उसका नाम पढ़ पाएँ। तो ऐसे में क्या करा जाए, तो उनके लिए वो चुनाव चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाता है। वो जो वोटर्स होते हैं वो वोट करते टाइम पे नाम, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता है, तो वो चिन्ह देख के, चुनाव चिन्ह को देख के उस व्यक्ति को वोट करते हैं। तो इसी तरीके से विद्वानों का मानना है कि संभवतः ये जो लिखा है ना उसका, और जो वहाँ पे कोई भी आकृति बनी है जो ज़्यादातर किसी न किसी जानवर की होती थी, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। देन अब जो हड़प्पा सभ्यता से हमें लिपि के अवशेष मिले हैं या शिलालेख मिले हैं, वो बहुत ही छोटे हैं। और इसमें जो सबसे लंबा जो हमें एविडेंस मिला है उसमें 26 चिन्ह हैं, लेकिन फिर भी हम आज तक इनको नहीं पढ़ पाए हैं। और इसलिए भी नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि हमें इनकी वर्णमाला नहीं पता है। और संभवतः ये जो अक्षर मिले हैं ये व्यंजन हैं या स्वर हैं, इसके बारे में भी हम लोग नहीं जान पाए हैं। और अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी हमें लिपि के अवशेष मिले हैं उनकी अगर गिनती करें तो वो लगभग 375 से 400 शब्द मतलब चित्रांकन के अवशेष हमें मिल रहे हैं। अब विद्वानों ने इसको और स्टडी किया तो उन्होंने एक चीज़ ये समझी कि जो हड़प्पा की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं, यानी दाएं से बाएं ऐसे लिखी जाती थी। अब आपके दिमाग में उठेगा कि जब हम लोग ये चीज़ पढ़ नहीं पाए हैं तो हमें ये कैसे पता चल रहा है कि हड़प्पा की जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी गई है। तो इसके आधार पर, इस आधार पर मतलब इस निष्कर्ष पर पुरातात्विक जो आए हैं उसका मुख्य एग्जाम्पल है ये जो सील्स हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि इस जगह पर, यहाँ पर ये जगह खाली है, यहाँ पर ये जगह खाली है। से इसी तरीके से अगर ये सील देखें तो यहाँ पे भी देखिए आप, ये जगह खाली है। तो ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग मान लीजिए अभी तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो जब ऐसे लिखते हैं तो कभी कभी लिखते लिखते कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो बचे हुए जगह पर नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग खाली जगह छोड़ के फिर अगली लाइन में चले जाते हैं। तो हम लोग जब बाएं से दाएं लिखते हैं तो हमारे, अगर आप अपने लिखे हुए पेज को देखेंगे तो ज़्यादातर क्या होगा, यहाँ से तो लाइन सीधी शुरू हो रही है लिखने की, बट उसका अंत जहाँ पे हम लोग दाएं तरफ करते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप रह जाते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि कोई बड़ा अक्षर आ गया और उसको हम लोग लिख नहीं पा रहे, तो हम उसको वहाँ ना लिख के अगली लाइन में लिख देते हैं। तो इसी आधार पर विद्वानों ने या पुरातत्वविदों ने ये अंदाज़ा लगाया कि जो हड़प्पा की जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जा रही है। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया। देन अब हम लोग आते हैं कि जब हमें पता नहीं है कि हड़प्पा लिपि का मतलब क्या है, और पर हमने इस आधार पर, उनके लिखावट के आधार पर हमने ये पता लगाया कि वो लोग क्या करते थे, दाएं से बाएं लिखते थे। देन अब ये जो हड़प्पा स्क्रिप्ट है हमारे पास, हड़प्पा की जो लिपि है, इसका लेखन अनेक सतहों पर किया गया है। मतलब चाहे वो हमें मोहरें मिली हों उन पे भी किया गया है, तांबे के औजारों पे किया है, जार के रिम, रिम का मतलब होता है जो इसकी जो ये जो ऐसे जैसे ये जार है ना, ये जो जार है, इसकी रिम मतलब इसके ऊपर, ये धारी के ऊपर भी किया गया है। फिर टेराकोटा के ऊपर भी किया गया है। टेराकोटा की टैबलेट, ये गोलियां नहीं है, या ये टैबलेट है। टैबलेट मतलब उसकी पट्टी होगी, जो टेराकोटा की मिट्टी की जो पट्टी होगी उस पर किया गया है। आभूषणों पर भी मिलता है, हमें हड्डी की छड़ों पर भी मिलता है ना। जैसे देखिए आप, ये हमने इसके बारे में पढ़ा भी था जब हम लोग आर्थिक व्यवस्था पढ़ रहे थे कि ओमान से हमें एक जार मिला, तो ये देखिए जार के मर्तबान पर भी यहाँ पर क्या लिखा है, हड़प्पा की स्क्रिप्ट लिखी गई है। फिर एक हमें प्राचीन साइन बोर्ड, साइन बोर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे कभी दुकान के ऊपर ऊपर लिखा होता है कुछ कि हाँ ये इसकी दुकान है या इस चीज़ की दुकान है। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है वो हमें हड़प्पा से मिलता है। ये हड़प्पा हड़प्पा मतलब हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिलता है, ये मिलता है हमें धौलावीरा से मिलता है। तो ये हमें, ये देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो साइन बने हुए हैं, तो ऐसा माना गया कि ये किसी न किसी साइन बोर्ड का रेफरेंस है। तो इसका वो और अच्छे से एक्सप्लेन इस चित्र के माध्यम से किया गया है। तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टोटल 10 वर्ड्स हैं। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का पहला साइन बोर्ड का एग्जाम्पल है। तो पहली चीज़ आपने अभी तक देख ली कि हड़प्पा सभ्यता का कितना समृद्ध इतिहास रहा है, पर ये समृद्ध इतिहास सदैव नहीं रहा, इसका भी अंत हो गया है। अब जब भी हम लोग अंत की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय विशेषताएं हैं उनके अंत की बात करते हैं, उनके लोगों की बात नहीं करते हैं, उनके लोगों के अंत की बात नहीं करते हैं। तो अब जब हम देखते हैं कि हमें
हड़प्पा सभ्यता के पतन के संकेत संकेत कैसे मिलते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। तो जब भी आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो किसी स्थल या साइट की उत्खनन करते हैं या खुदाई करते हैं, तो जो परिपक्व हड़प्पा के ऊपर वाला स्तर है, ऊपर वाला लेयर है, उसमें हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि चोलिस्तान और परिपक्व हड़प्पा के जो स्थल थे, जो अपने समय में नगर थे, वहाँ पर वहाँ उसको लोगों ने त्याग कर दिया है। त्याग करने का मतलब है कि वहाँ पे रहना छोड़ दिया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सभ्यता के पतन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोगों का भी पतन हो गया है। वहाँ के लोगों का पतन मतलब कि वहाँ के लोग मर गए हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ के लोगों ने फिर नगरीय जीवन को छोड़ के फिर से वो ग्रामीण जीवन की तरफ मूव कर गए हैं। इसी को हम लोग सभ्यता का पतन करते हैं। अब इसके साथ हम लोग देखते हैं कि गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों में आबादी का विस्तार हुआ। इसका मतलब कि लोगों ने हड़प्पा सभ्यता से के जो नगर थे वो उसको छोड़कर नई बस्तियां बसाना शुरू किया, चाहे वो गुजरात में हो, हरियाणा में हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो। फिर 1900 ईसा पूर्व के बाद भी जिन कुछ हड़प्पा स्थलों पर कब्जा जारी रहा, उनमें भौतिक संस्कृति का परिवर्तन हुआ जो सभ्यता की विशिष्ट कलाकृतियों, वजन, मोहरों और विशेष मोतियों के गायब होने से चिन्हित था। इट मीन्स जब परिपक्व हड़प्पा का जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद हमें दो चीज़ें देखने को मिली। पहली चीज़ देखने को ये मिली कि लोगों ने वहाँ से मूव कर दिया है और नई बस्तियों में जाके बसना स्टार्ट किया है। और कुछ लोग जो वहाँ पे रह भी रहे हैं 1900 ईसा पूर्व यानी 1900 बीसी के दौरान में जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उन लोगों ने भी भौतिक संस्कृति में यहाँ की या जो हड़प्पा सभ्यता की मटेरियल कल्चर था, या हड़प्पा सभ्यता जिस चीज़ के लिए फेमस था, अपने बाट के लिए फेमस था, अपने मोहरों यानी सील्स के लिए फेमस था, अपने विशेष मोतियों यानी मनकों के लिए फेमस था, वो सब अब वहाँ पे दिखना बंद हो जाते हैं। यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि उन्होंने अपनी नगरीय जो संस्कृति थी उसमें गिरावट आने लग गई थी। अब इसी तरीके से लेखन कला, लंबी दूरी का जो व्यापार हड़प्पा वासियों का चलता था, उनके अंदर जो शिल्प की विशेषज्ञता थी वो भी अब वो गायब होने लग गई थी। और लोग सामान्य तौर पर बहुत कम चीज़ों को बनाने के लिए और बहुत कम सामग्रियों का उपयोग करने लग गए थे। घर को जो बनाने की तकनीक थी वो भी खराब हो गई थी। बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण भी अब नहीं किया जा रहा था। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय विशेषताएं थी, जिसके लिए वो फेमस थी, उसको कंटिन्यू नहीं किया गया आगे। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, इसी को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत। तो कुल मिलाकर कलाकृतियों और बस्तियां ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। हड़प्पा के लोगों ने नगरीय जीवन को खत्म करके फिर से ग्रामीण जीवन को शुरू कर दिया। अब जब हड़प्पा वासियों ने ये जो नगरीय जीवन को खत्म करके फिर से ग्रामीण जीवन को शुरू किया, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर हड़प्पा या उत्तराधिकारी संस्कृतियाँ कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन ये हमारे सामने उठता है कि हमने हड़प्पा सभ्यता के पतन को तो जान लिया, उसके पतन के अर्थ को भी जान लिया, और हमने ये भी जान लिया कि लोगों ने नगरीय जीवन को त्याग कर फिर से ग्रामीण जीवन को शुरू किया। पर प्रश्न ये उठता है कि इसका कारण क्या था? आखिर क्यों लोगों ने नगरीय जीवन से नाता तोड़कर फिर से ग्रामीण जीवन से अपना नाता जोड़ लिया? तो इससे संबंधित बहुत सारी व्याख्याएं हैं। अब ये जो व्याख्याएं हैं ये विभिन्न विभिन्न पुरातत्वविदों ने अपनी अपनी खोज के आधार पर दी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि संभवतः जलवायु परिवर्तन हो गया होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि वनों की कटाई ज़्यादा होने से बारिश कम हो गई होगी, फिर बारिश कम होने से सूखा पड़ गया होगा। फिर वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादातर जो हड़प्पा के स्थल थे वो नदियों के किनारे थे और नदियों में बाढ़ आती थी, उसके कारण बाढ़ के कारण वहाँ पे लोगों ने नगरों को छोड़कर फिर से वो गाँव में चले गए। कुछ लोगों का मानना है कि संभवतः नदी में बाढ़ के साथ साथ क्या पता नदी का रुख भी या नदी ने अपना मार्ग बदल दिया हो जिससे सूखा पड़ गया होगा। इस तरीके से विभिन्न पुरातत्वविद अपनी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली अपने हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि किसी एक कारण को हम सभी बस्तियों के लिए सही नहीं मान सकते। हम ये मान सकते हैं कि कुछ कोई एक या दो बस्ती जो है वो बाढ़ के कारण या नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण या सूखा पड़ने के कारण छोड़ दी गई होगी, पर ये सभी सभी बस्तियों पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि हड़प्पा का जो भौगोलिक विस्तार था वो जम्मू से गुजरात तक था, और इसमें बहुत सारी भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत सारी बस्तियां पाई जाती हैं, तो सभी लोगों पे सेम रीज़न को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो अब आपका यहाँ पर हम लोगों को खाली इतना ही पढ़ना था, बट आपकी बुक में एक बॉक्स दे रखा है जिसमें हमें हड़प्पा सभ्यता का एक कारण, पतन का कारण को स्पेशली डिस्कस किया गया है, जिसके बारे में हमें जानना भी ज़रूरी है। अब ये जो कारण है ये शुरुआत में सही माना जा रहा था, बट बाद में जो डेवलपमेंट हुई ना, उसमें ये निकल के आया कि ये कारण सही नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमें इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो ये क्या है, ये आक्रमण का है। कुछ विद्वानों का ये मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो
आर्य आक्रमण के कारण हुआ है। मतलब अगर हम लोग टाइमलाइन में देखें तो उस समय हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आर्यों का आगमन भारत में आर्यों का आगमन अ, होता था। तो इसलिए उनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्यों के आक्रमण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को एक जॉन मार्शल की बुक है मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, ये 1931 की बुक है। इसमें कुछ लिखा है कि डेड मैन लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 फीट 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वह बिंदु जहाँ यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली हैं। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में है और यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे और इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों के आधार पर रखा गया। तो जॉन मार्शल ने अपनी बुक में लिखा है कि भाई कोई गली थी जहाँ पर ऐसे ऐसे एक पर्सन जो लेटा हुआ था और वो धड़ के बल पे लेटा हुआ था और गली में आड़ा पड़ा हुआ था और उसके ऊपर कुछ हमले के हमें साइन मिलते हैं। तो इसी आधार पर इस गली को डेड मैन लेन या डेड मैन गली भी कहा है। अब ये जॉन मार्शल ने अपनी बुक में लिखा, तो इसी के आधार पर आगे और ज़्यादा उत्खनन हुए मोहनजोदड़ो के अंदर। तो 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले हैं जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने थे। तो इन डेवलपमेंट्स के आधार पर 1947 के जो एएसआई के जो तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर, तो उनका मानना था कि ये जो अवशेष हमें मिले हैं ये किसी आक्रमण से संबंधित अवशेष हैं। तो मतलब हड़प्पा वासियों पे किसी न किसी ने आक्रमण किया था, उसके ये अवशेष हैं, उसके ये एविडेंसेस हैं। तो उसके उन एविडेंसेस के आधार पर उन्होंने और ज़्यादा रिसर्च करी। तो उस रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि ऋग्वेद के अंदर इंद्र नाम के एक देवता का उल्लेख है जिसका बारे में ये उल्लेख किया गया है कि ये क्या है, ये पुरंदर है। पुरंदर का मतलब है ये गढ़ विध्वंसक, यानी जो पुर है, पुर मतलब किला, किलों को तोड़ने वाला है। तो उसके आधार पर मिलर ने कहा कि देखिए मोहनजोदड़ो से हमें बहुत सारे अस्थिपंजर मिले हैं जो हमें आक्रमण का संदेश देते हैं और ऋग्वेद के अंदर भी ऐसा एविडेंस आता है कि जो इनका ऋग्वेद का जो देवता है इंद्र, उसने बहुत सारे किलों को तोड़ा। तो संभवतः ये जो इंद्र है यही अ, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण है या उसके आक्रमण के कारण ही सभ्यता का पतन हुआ है। यानी अल्टीमेटली उन्होंने आर्यों के आक्रमण को हड़प्पा सभ्यता के पतन से जोड़ा है। पर अ, इसी तरीके से उन्होंने अपना ये अपनी बुक में ये लिखा है कि ये दुर्ग कहाँ है, मतलब ये दुर्ग कहाँ है, मतलब कि ऋग्वेद में जो लिखा है ना कि दुर्ग, वो दुर्ग कहाँ है या कहाँ थे। तो पहले ये माना गया था कि ये मिथक मात्र है, मतलब ऋग्वेद में जो भी लिखा है वो मिथक मात्र है। बट जब हड़प्पा में खुदाई हुई, हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों ने मानो परिदृश्य बदल गया हो। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे आक्रमण के एविडेंस मिले। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदी की गई थी और यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई। हो सकता है जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक हाथ ने इसे कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। और यह मात्र संयोग ही नहीं है कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का जनसंहार किया गया था। इस तरीके से पारिस्थितिकी शास्त्रों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जा सकता है। तो मॉर्टिमर व्हीलर ने यह बताया कि सभ्यता का जो पतन है वो जलवायु संबंधी, आर्थिक राजनीतिक कारण संबंधी हो सकता है, बट उसने इन्हें इस सभ्यता को कमज़ोर किया। जो अंतिम कील थी सभ्यता के पतन की, वो आर्यों के आक्रमण ने करी। पर जैसे जैसे इस विषय के बारे में मॉर्टिमर ने लिखना स्टार्ट किया, उसके बाद ये विषय बहुत ही लोकप्रिय हो गया और लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी किया। तो इसी में एक पर्सन है G.F. डेल्स। इन्होंने अपनी पुस्तक द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो में मॉर्टिमर व्हीलर के जो व्यूज़ थे या उनके विचार थे उनको काउंटर किया है। तो 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले, मतलब जो जिसको वो डेड लेन कहते हैं, फिर उसके बाद जो एक्सकवेशन हुई मोहनजोदड़ो के अंदर, वहाँ पे भी हमें जो एविडेंसेस मिले, वो सभी जो अस्थि पंजर हैं, जो कंकाल हैं, वो एक काल से संबंधित नहीं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मतलब जितने भी अस्थि पंजर हैं वो वहाँ पड़े हुए मिले, नो डाउट, बट वो एक ही काल में नहीं मरे हैं, उनको अलग अलग काल में मार के या वो वैसे पड़े हुए मिले हमें। तो इसके बारे में वो लिखते हैं कि हालांकि इनमें से दो से निश्चित रूप में संहार के संकेत मिले हैं, मतलब नो डाउट वहाँ पे आक्रमण कोई हुआ होगा या संहार हुआ होगा या कत्लेआम हुआ होगा ये, बट वहाँ पे लोग मिले हैं। पर अधिकांश अस्थियाँ जिन संदर्भों में मिली हैं वे इंगित करती हैं कि ये अत्यंत लापरवाही,
तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवाधान हैं। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर ही नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं हैं। चारों ओर हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं हैं। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने जीएफ डेल्स ने मॉर्टिमर व्हीलर के व्यूज़ को कट किया है। पहली चीज़ उन्होंने क्या कहा, पहले उन्होंने कहा कि ये जो डेड बॉडीज़ मिली हैं वो एक टाइम पीरियड की नहीं है, वो कई टाइम पीरियड की हैं। दूसरी उन्होंने कहा कि जो डेड बॉडीज़ को दफनाया गया है ये बहुत ही अनमने तरीके से, लापरवाही तरीके से दफनाया गया है। तीसरे उन्होंने कहा है कि जो हमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अंदर जो पतन का जो चरण है उसमें हमें विनाश का कोई कारण ही नहीं मिलता है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई अग्निकांड का भी या आग लगाने का भी कोई कारण नहीं मिलता है। फिर अगर मान लें वहाँ पे कोई लड़ाई हुई होगी तो लड़ाई होने के टाइम पे अपोनेंट के भी कुछ लोग मारे गए होंगे, तो हमें किसी भी तरीके का कोई भी कवचधारी सैनिक नहीं मिलता है, ना ही कोई हथियार मिलते हैं। और सबसे लास्ट चीज़ उन्होंने कही कि मोहनजोदड़ो के अंदर, दुर्ग के अंदर कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हमें आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य मिले हों। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने ये सारे के सारे जो मॉर्टिमर व्हीलर के जो व्यूज़ थे उनको काउंटर किया और ये बताने में सहायता करी कि आर्यों को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।